एमजे रिवर्ब सोसाइटी वेलकम बैक गाइस। आज हम एपिसोड 125 यानी 125 एक्सप्लेन करने वाले हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिव्यू। लास्ट एपिसोड में जैसा हमने देखा था कि जो अपना फेंगयुआन था, फेंगयुआन किससे लड़ाई कर रहा था? क्यूआई क्लैन के एक बूढ़े बंदे से, जो कि रैंक 7 का बंदा था। वो एक लड़की के साथ आया था, क्यूआई ही नाम की। वो जो लड़की थी भाई, वो तो एक लॉयन बीस्ट के द्वारा खा ली गई। लॉयन बीस्ट किसका था? ये क्यूआई जाई का था, यानी वही जो बूढ़ा था जिससे फेंगयुआन लड़ रहा था। लेकिन फेंगयुआन ने उसको मार दिया खतरनाक तरीके से। और बीस्ट जो था फिर अब भाई किसी के कंट्रोल में नहीं था, और वो उसको छोड़ के आया था बीस्ट के साथ लड़की को, ताकि दूर रहे फेंगयुआन से और ये अपना लड़ता रहे। लेकिन अब क्या बोले, बीस्ट तो भाई अनटेम्ड हो गया भाई, उसने तो खा लिया। फेंगयुआन जब आया तो उसने देखा और उसने इंस्पेक्ट करा और बीस्ट को मार भी दिया। लेकिन बीस्ट को मारते हुए ना एक दिक्कत हुई थी। जो बीस्ट था वो क्लाउड जैसी उसकी बॉडी थी, यानी जैसे मड मॉन्स्टर को मार रहा था ना, कट करता वापस वो वैसा ही हो जाता। क्योंकि मड है भाई, काटोगे कहाँ? बोन्स, हड्डियां, मांस कुछ तो होना चाहिए ना, है ही नहीं उसमें। सेम इस बीस्ट के साथ दिक्कत थी। अब बीस्ट को तो मार दिया, लपेट दिया, अब बात खत्म होती है उसकी। लेकिन ना इसको मारने में जो दिक्कत आई थी, जो जिसकी वजह से एसेंस बहुत ज़्यादा वेस्ट हुआ था, अब वो बता रहा था। अब वो आगे स्टार्ट करते हैं, उसके बारे में ही फेंगयुआन बता रहा था। स्टार्ट करते हैं। लेजेंड्स के अकॉर्डिंग बो क्विंग ने एक इमॉर्टल के रिमूव बनाया, मैरिड स्वॉर्ड ट्रिब्यूलेशन। इसका कोर था फ्लाइंग स्वॉर्ड इमॉर्टल को, जिससे वो 10,000 तलवारों की बारिश कर सकता था, गिरा सकता था। फेंगयुआन के मन में एक बार ये थॉट भी आया, कहता है लांग या ब्लेसलैंड वापस जाके मुझे ऐसे इमॉर्टल किलर मूव ढूंढने पड़ेंगे, वरना ये वीकनेस खतरनाक हो सकती है मेरी। जो मेरे मतलब इतना मैं फ्लाइंग स्वॉर्ड यूज करता हूँ, इसमें इतना सारा इमॉर्टल एसेंस और वक्त लग जाता है, दिक्कत आती है। वीकनेस किसी के सामने आ गई तो मेरा ही भूत न बन जाए, इसलिए। अपनी नई बॉडी का सीक्रेट जानने के बाद फेंगयुआन ने पुराना प्लान छोड़ दिया था। उसका नया आइडिया था रीजनल वॉल क्रॉस करके लांग या ब्लेसलैंड लौटना। अब नया जो सीक्रेट है बॉडी का, वो तो तुम जानते ही होगे, क्योंकि अब भाई अपना हैकर बन चुका है। वो 5 रीजन की, जो हर रीजन को जो जोड़ती है, वो जो वॉल्स होती हैं भाई, उन वॉल्स को फेंगयुआन अपने ऐसे ही पार कर लेगा। क्यों पार कर लेगा? क्योंकि ये जो वॉल्स होती हैं, ये इंसानों को पार नहीं करने देती, लेकिन इमॉर्टल गू को पार करने देती है। और फेंगयुआन को ये ऐसा इंसान नहीं समझ रही, फेंगयुआन को समझ रही है कि ये एक इमॉर्टल गू है, इसलिए वो उसे एकदम पार होने दे रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। अब देखते हैं आगे। लेकिन कुछ ही वक्त बाद वो एक ग्रुप ऑफ एशियन क्लाउड बीस्ट के अटैकिंग रेंज में आ गया। क्लाउड बीस्ट बहुत ही रेयर थे, ना सिर्फ साउथर्न बॉर्डर में बल्कि दूसरे 4 रीजन्स में भी बहुत मतलब रेयर होते हैं। कहना गलत नहीं होगा कि वो एकदम लगभग एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, क्योंकि वो तो दुनिया में नहीं मिलते। व्हाइट हेवन या ब्लैक हेवन में ही होता है जहाँ मतलब मिल जाए, वरना तो नहीं मिलते। जिसमें कुछ एशियन क्लाउड बीस्ट रैंक 7 गो इमोर्टल के स्ट्रेंथ भी रखे थे। जब ये बीस्ट स्टैटिक होते हैं तो क्लाउड जैसे लगते हैं और डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। फेंगयुआन के पास इन्वेस्टिगेट इमोर्टल किलर मूव या मॉर्टल इमोर्टल कोई भी गु नहीं था। बस थोड़े बहुत मॉर्टल वाले थे, छोटे छोटे लेवल के। उसकी वजह से ही थोड़ा बहुत पता नहीं चला उसे, और वो गलती से इनकी टेरिटरी में घुस गया। अब खतरनाक बैटल के बाद फेंगयुआन बच निकला, पर बीस्ट ने उसे छोड़ना एकदम रोका नहीं। वो उसके पीछे ही पड़ गए। दूर से फेंगयुआन एक माउंटेन रेंज के पीछे पर्पल ब्लैक कलर की झलक देखी। साउथर्न बॉर्डर का एक मियाज़मा रीजनल वॉल था ये। फेंगयुआन खुश हुआ, उसकी स्पीड स्लो हो गई। उसने स्वॉर्ड एस्केप इमॉर्टल को यूज करना बंद कर दिया, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कॉस्टली था। कॉस्टली क्यों? क्योंकि भाई ये लेता है एसेंस गंदे तरीके से। ये वाला स्वॉर्ड स्केप या जो भी बुक इनके इमॉर्टल वाले गूते हैं ना, आधे से ज्यादा तो बहुत ज्यादा एसेंस लेते हैं, क्योंकि भाई रैंक 6 का है और ये सारे रैंक 7। और उसके लांग या सेक्ट कंट्रीब्यूशन पॉइंट ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, तो अब वो जितना भी पहले ले रहा था वहां से एसेंस, वो भी नहीं ले पाएगा। और थोड़ा सा टाइम लिमिटेड था, लेकिन डिस्टेंस बनाना था। नॉर्मल मूव से वो स्पीड एशियन क्लाउड बीस्ट के कंपैरिजन में बहुत कम हो गई, क्योंकि नॉर्मल स्पीड से भाई भाग रहा है तो कम हो ही जाएगी। थोड़ी देर बाद बीस्ट ने एक ली से भी कम डिस्टेंस पे आ गए, एकदम पीछे ही थे, ज्यादा दूर नहीं, बस थोड़ा सा ही पीछे थे। फेंगयुआन को मजबूरन स्वॉर्ड एस्केप इमॉर्टल को दोबारा से यूज करना पड़ा। वूश आवाज आई, उसकी स्पीड इंस्टेंटली बढ़ गई। वो बीस्ट को पीछे छोड़ गया। पर्पल ब्लैक मियाज़मा वॉल उसकी विजन के आधा कवर कर लिया, यानी भाई अंदर घुस गया। और जैसे ही वो साउथर्न बॉर्डर वॉल तक पहुंचा, बिना हेसिटेट किए उसने अंदर एंटर कर लिया। कोई ऑब्स्ट्रक्शन मतलब कोई भी मतलब ऑब्स्टिकल होता है ना, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत होती है, इल्यूजन होता है, कुछ भी ऐसा नहीं लगा। वॉल बस ऐसा लगा कि कोई सोल को पार कर रहा है। फेंगयुआन ने फीस्ट को टाइट करा। उसने सोचा, जैसे सोचा था वैसा ही हुआ। ये जो मेरी बॉडी है सवेरियन इमॉर्टल फेटिश गू सच में मिस्टिकल है। अब मैं बिना फिक्स सिमुलर ट्रेवल के भी 5 रीजन में फ्रीली एकदम इधर से उधर क्रॉस कर सकता हूँ। उसके दिमाग में एक और थॉट आया, बैटल में ये भी हेल्प करेगा, जैसे क्यूआई जाई के साथ फाइट हुआ था। अब मैं गू इमोटस को रीजनल वॉर के अंदर ही लेके मतलब घुसा दूंगा और फिर उनको मारूंगा वहीं पे, क्योंकि उनके लिए तो दिक्कत हो जाएगी, मेरे लिए थोड़ी ना।
पर एक्साइटमेंट ज़्यादातर नहीं मतलब ज़्यादा देर रहती नहीं है। फेंगयुआन का फेस दोबारा फिर से सीरियस हो गया क्योंकि उसने देखा पीछे वाले एशियन क्लाउड बीस्ट भी ईज़िली रीजनल वॉल को क्रॉस कर गए और चेस कंटिन्यू रखा। फेंगयुआन शिट करते हुए कहते हैं, मुझे पता था मेरी किस्मत इतनी खराब होगी। अरे भाई! मुझे पता है लेकिन इतनी भी खराब यार कुछ ज़्यादा ही नहीं है। साउथर्न बॉर्डर में क्लाउड बीस्ट लगभग एक्सटिंक्ट हो गए हैं। अगर होते भी हैं तो 1 या 2 डेसोलिटी बीस्ट मिल जाते हैं मैक्सिमम बस। और ऐसे बड़े सिर्फ़ वो जो बड़ा ग्रुप है ना इसके पीछे पड़ा, तो ऐसा कह रहा है ये व्हाइट और ब्लैक हेवन में ही होते हैं। इनके कलर देख के लगता है ये व्हाइट हेवन से आए हैं और ब्रीडिंग के लिए आए थे ये शायद नीचे। क्लाउड बीस्ट असल में इमोरियल 9 हेवन की स्पेशल लाइफ फॉर्म थे, जो भी 5 रीजन में दिखते हैं और वो वहीं से आए हैं। इनका एक खास ट्रेट ये है कि कभी-कभी ये इमॉर्टल 9 हेवन से नीचे आते हैं और अपना क्लाउड एसेंस नॉर्मल क्लाउड्स में स्टोर कर देते हैं। वो क्लाउड तब तक खत्म नहीं होते जब तक कोई स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल फोर्स उन्हें तोड़ ना दे। कुछ 100 सालों बाद वो क्लाउड्स खुद ही क्लाउड बीस्ट में बदल जाते हैं। अच्छा ये ब्रीडिंग का इनका तरीका है। एक तरीके से वही मान लो कि ये आते हैं अपना जो एसेंस होता है वो क्लाउड में छोड़ देंगे, बाद में वो बेबी बन जाएगा। नए बॉर्न क्लाउड्स बीस्ट जो होते हैं ना डायरेक्टली डेसोलेट लेवल के होते हैं और इंस्टेंट के चलते वापस ऊपर स्काई में फ्लाई कर जाते हैं। हेवनली वाइंड क्यूआई वॉल क्रॉस करके अपने ओरिजिन यानी इमॉर्टल 9 हेवन लौटने की कोशिश करते हैं। इस प्रोसेस में उन्हें फियर्स बीस्ट और नेचुरल डिजास्टर फेस करने पड़ते हैं और बहुत कम ही वापस पहुंच पाते हैं। इनकी लाइफ उनके जैसी है। जो टर्टल नहीं सुनते तुम, टर्टल जो बीच के पास होते हैं और जो मादा टर्टल होती है वो एकदम से अंडे दे के चली जाती है, लेकिन वो जब टर्टल मतलब बड़े मतलब बच्चे से निकल जाते हैं, बच्चे बन जाते हैं, फिर बाहर आते हैं, फिर उन्हें समुद्र तक जाना पड़ता है। लेकिन वो जो इतनी सी दूरी होती है उन्हें भी तय करने के लिए उन्हें बहुत मुश्किल लगती है क्योंकि ऊपर उड़ने वाले वो होते हैं ना एंड वो बर्ड्स उन्हें एकदम पकड़ के खा जाते हैं, मार देते हैं। तो उनमें से कुछ ही जा पाते हैं समुद्र में। ऐसी हालत इनकी भी है। फेंगयुआ ने खुद से कहा, मेरी किस्मत कितनी खराब है। ब्रीडिंग के बाद का पूरा ग्रुप मेरे ही पीछे पड़ गया। उसने सोचा, मैं ऑलरेडी अपनी किस्मत को बहुत लकी लोगों से कनेक्ट कर चुका हूँ। चाहे मेरा बॉडी और सोल 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो गया हो, मेरी लक इतनी बुरी नहीं होनी चाहिए। शायद सवेरियन इमॉर्टल फेटिश को पाने के लिए इतना ज़्यादा लक खर्च कर दिया कि अब सारे के सारे फॉर्च्यून के मतलब फॉर्च्यून तो गया, अब सारे डिज़ास्टर आ रहे हैं बस। मियाज़मा वॉल के अंदर फेंगियोन फ्लाई कर रहा था और एशियन क्लाउड बीस्ट उसके पीछे ही पड़े थे। उसने उनके क्लाउड एसेंस स्टोरेज स्पॉट डिस्टर्ब कर दिया था, इसलिए शायद वो फेंगियोन का पीछा कर रहे थे और इसलिए मतलब एक तरीके से रिवेंज में आ गए थे कि इसको तो छोड़ना है, इसको पकड़ो, इसको मारो भाई, इसलिए। और जब तक फेंगियोन इंजर्ड था, वो उसका चेस नहीं छोड़ने वाले थे क्योंकि उन्हें भी पता है ये बंदा इंजर्ड है, तो मारो इसको। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि एशियन क्लाउड बीस्ट भी फ्रीली 5 रीजन वॉल क्रॉस कर सकते थे। हैं तो क्लाउड ही ना, स्पेशल एबिलिटी होती है। नॉर्मली 5 रीजन के डेसोलेट बीस्ट इजीली रीजनल वॉल क्रॉस कर नहीं पाते, चाहे वो डेसोलेट या एशियन डेसोलेट या इमोरियल डेसोलेट हो। सब अपने अपने रीजन के एसेंस से ही जुड़े होते हैं, इसी वजह से वो अपना बर्थ रीजन छोड़ के दूसरे रीजन में नहीं जा पाते। उनके लिए ये जो रीजनल वॉल होती है एक शक्ल जैसी होती है, उन्हें मतलब एक तरीके से हो नहीं पाता, वो नहीं जा पाते बेसिकली। पर ये जो वाइल्ड बीस्ट या बीस्ट किंग्स या म्यूटेटेड बीस्ट होते हैं ना, ये ज़्यादा फ्री होते हैं, वो रीजनल वॉल क्रॉस कर लेते हैं। फेंगयुआन को चेस कर रहे थे एशियन क्लाउड बीस्ट साउथर्न बॉर्डर के नहीं थे, बल्कि ये इमोरियल 9 हेवन के व्हाइट हेवन से आए हुए थे। इसलिए 5 रीजन की रीजनल वॉल उन्हें कुछ भी नहीं कर पा रही थी। लोगों को पहले से पता है कि 9 हेवंस के जो लेयर्स होते हैं पूरे 5 रीजन को कवर करते हैं। जैसे पहले स्पेक्ट्रल सोल डीमन वनरेबल ने हेवेंस विल के अगेंस्ट गो रिफाइन करना चाहा था, तब हेवनली कोर्ट के गो इमॉर्टल ने हेवन ओवरसिंग टावर का यूज करके व्हाइट हेवन के थ्रू साउथर्न बॉर्डर में एंट्री कर ली थी और फेंगयुआन का स्टार गेट गोभी ब्लैक हेवन की स्टारलाइट से अट्रैक्ट करके 5 रीजन क्रॉस कर सकता था। ये सब क्लाउड बीस्ट भी एक ही 9 हेवंस के मतलब पार्ट हैं, उसकी प्रॉपर्टी का यूज करके इधर से उधर जाते हैं। फेंगयुआन तेजी स्पीड में रीजनल वॉल के अंदर ही एकदम फ्लाई करा था। एशियन क्लाउड बीस्ट बिल्कुल उसके पीछे लगे हुए थे, छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ये बीस्ट फेंगयुआन को टारगेट करके चिपक गए थे, जब तक गोल नहीं मिलता तब तक रुकते नहीं। इस मोमेंट पे फेंगयुआन को फिक्स इमॉर्टल ट्रैवल की जो वैल्यू थी वो याद आई। अगर उसके पास ये होता तो वो ईजिली भाग जाता, चाहे वो इंजर्ड भी होता। फिक्स इमॉर्टल ट्रैवल के लिमिट के बाहर मतलब कुछ नहीं पकड़ पाता, वो गायब हो जाता बेसिकली। 3 सांसों का ही तो टाइम चाहिए। अभी उसके पास बस स्क्वाड ये जो स्वॉर्ड एस्केप वाला इमॉर्टल गो है ना, वही एक ऑप्शन था मूवमेंट में। अगर रेकलेसली यूज़ करता तो एक तरीके से डिस्टेंस बढ़ जाता, लेकिन कॉस्ट हाई होती। और सबसे बड़ी बात, उसे अभी तक ये भी क्लियर नहीं पता कि इन बीस्ट का चेसिंग रेंज कितना बड़ा है। क्या पता वो तब भी पीछा करे। अगर वो एक्सट्रीम निकला तो फेंगयुआन के पास जितने भी एसेट हैं सारे वेस्ट हो जाते। फेंगयुआन ने मन ही मन सोचा, लांग या लैंड स्पीड सीधा है,
झूठ नहीं बोलता पर हमेशा मेरे अगेंस्ट प्लान करता है। पहले क्यूआई ज़ाई के टाइम भी उसने मुझे फ़ोर्स किया था डार्क लिमिट इमॉर्टल को बोरो करूँ। उसके लिए मुझे हेवी प्राइस देना पड़ा था। अगर मैं इम्पेशेंट में बीस्ट से छुटकारा पाने के लिए मतलब ये छुटकारा पाने की कोशिश करे, तो वो फिर से मुझे लूटने की कोशिश करेगा और सच ये है कि लुओपो वैली और डांगन माउंटेन ऑफ विज़डम को मतलब उसके लिए ही वो डिमांड करेगा। तभी उसके सामने रीजनल वॉल का कलर बदल गया, डीप ब्लू हो गया। वो साउथर्न बॉर्डर का मियाज़मा रीजनल वॉल क्रॉस करके सीधा ईस्टर्न सी के ब्लू वाटर रीजनल वॉल में घुस गया चुका था। इस बार कोई एक तरीके से ऑब्स्टिकल नहीं आया। रीजनल वॉल खुद ही सबसे बड़ी रुकावट होती होती है पर अंदर कोई क्रीचर या प्रॉब्लम नहीं था। फेंगिमान ने फोकस करके फ्लाई करना कंटिन्यू रखा। पीछे देखा तो बीस्ट अभी भी चेस कर रहे थे। उसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं था, वो बस व्हाइट क्लाउड की तरह उसके पीछे लगे हुए थे। स्नो की तरह ग्रेसफुल थे पर फेंगिवान के लिए एक हेडेक बन गए थे। अब फेंगिवान अपने लांग या सेक्ट के सभी कंट्रीब्यूशन पॉइंट खत्म कर चुका था और अब वो तो लांग या लैंडस्पीड के इमॉर्टल एसेंस स्टोन का एक तरीके से डेप्टर बन गया था, यानी एक होता है ना उधार में चल रहा था। फेंगिवान ने खुद से कहा, अगर ये क्लाउड बीस्ट ना होते तो मैं इतना आगे कैसे आता यार। वेट, क्या हो रहा है? एक मिनट। उसने कुछ देखा, उसका एक्सप्रेशन चेंज हो गया। उसने नोटिस किया कि ब्लू वाटर वॉल के अंदर उसकी ऑरा चेंज हो रही है। उसका साउथर्न बॉर्डर गो इमॉर्टल ऑरा धीरे-धीरे फेंट हो रहा था और ईस्टर्न सी गो इमॉर्टल ऑरा बढ़ता जा रहा था। अगर उसने फ़ैमिलियर फेस किलर मूव एक्टिवेट किया होता तो ये नेचुरल लगता, पर उसने अभी एक्टिवेट ही नहीं करा तो ऐसा क्यों हो रहा था? फेंगियोन शॉक में कहता है, क्या ये नया बॉडी सिर्फ रीजनल वॉल क्रॉस करने के काबिल नहीं बल्कि मेरा ऑरा भी उसी रीजन के अकॉर्डिंग चेंज कर देता है। और जैसे ही वो ब्लू वाटर वॉल से बाहर आया, उसका साउथर्न बॉर्डर का जो पूरा ऑरा था खत्म हो गया। भाई अब ऐसा लग रहा था जैसे ईस्टर्न सी में ही जन्मा हो। फेंगयुआन खुश हुआ, कहता है ये सवेरनर इमॉर्टल फेटिश को सच में नेक्स्ट लेवल है। बिना फेमिलियर फेस यूज किए भी मेरा बॉडी अपने आप ही अडेप्ट कर गया। मतलब लोकल गो इमॉर्टल मुझे रिजेक्ट नहीं करेंगे, वो मुझे अपना ही मानेंगे। पर अभी के लिए फ़ैमिलियर फेस यूज़ करना ही सेफ है। पीछे देखते ही उसने एकदम शिट वाला एकदम बोला और वापस फ़ैमिलियर फेस एक्टिवेट करा। अपना अपीयरेंस चेंज कर लिया। उसका ओरिजिनल अपीयरेंस ईस्टर्न सी में क्वार्टरली मूव करके नॉर्थर्न प्लेन्स से लौट जाना था। पर अब क्लाउड बीस्ट का चेस के चलते वो प्लान कैंसल करना पड़ा। इतना बड़ा केओस उसके डेंजर मतलब मुँह पे आ गया था तो क्या बोले। फेंगियोन सोचता है नियर बाय टर्बुलेंट फ्लो सी एरिया है। अगर मैं उधर घुस जाऊँ तो शायद एनवायरनमेंट का यूज़ करके बीस्ट को मतलब पीछा छुड़वा सकता हूँ। उसके 500 साल का वंडरर एक्सपीरियंस ने उसे रीजन के जितने भी 5 रीजन है ना उसके एनवायरनमेंट्स के बारे में काफ़ी कुछ सिखाया था। काफ़ी कुछ नॉलेज है फेंगयुआन को। लेकिन अलर्ट होकर उसे आइडिया ड्रॉप करना पड़ा क्योंकि टर्बुलेंट फ्लो सी है ना एक मेज़ जैसा है। यानी एकदम घुस गए तो दिक्कत, अगर केयरलेस हुआ तो कोई भी ट्रैप आता और बंदा गया। र्यूमर्स तो ये है कि एरिया एक बैटलफील्ड वाली जगह है जहाँ पावरफुल कोई इमॉर्टल लाइफ एंड डेथ फाइट करते हैं और उनकी इनहेरिटेंस यहाँ छोटी होती है। ईस्टर्न सी के अलावा सेंट्रल कॉन्टिनेंट, नॉर्थर्न प्लेन्स और साउथर्न बॉर्डर के गो इमॉर्टल भी यहाँ फॉर्चून ढूंढने आते हैं। लेकिन फेंगिवान के 500 साल के एक्सपीरियंस में उसने कभी सुना नहीं कि किसी को बड़ा फॉर्चून यहाँ से मिला हो। बस ये सुना है कि लोग मिसिंग ही हो गए सारे। कभी मिले ही नहीं, मंथ गुज़र गए, ईयर गुज़र गए लेकिन मिले ही नहीं, आए नहीं कभी। और कुछ ही कुछ थे जो बहुत ज़्यादा लकी थे जो वापस आ जाते, वरना तो बाकी सब गायब। डेंजरस जगह नहीं थी पर एनवायरनमेंट ऐसा था कि लोग ट्रैप हो जाते थे, फ्री नहीं हो पाते थे। फेंगिवान ने तुरंत ही डिसीजन लिया। टर्बुलेंट फ्लो सी एरिया छोड़कर सीधा नॉर्थर्न प्लेन्स के रीजनल वॉल की तरफ फ्लाई करे और साउथर्न ये जो मतलब ये अभी साउथर्न से आया ईस्टर्न में, ईस्टर्न से सीधा नॉर्थर्न जाना है भाई को। स्वॉर्ड एस्केप इमॉर्टल को एक्टिवेट करके उसने ग्रेजुअली डिस्टेंस बढ़ा लिया। उसने लांग लैंड स्पीड से एशियन क्लाउड बीस्ट के बारे में नॉलेज पूछी थी पर उसके पास ज़्यादा इन्फो नहीं मिला। फिर उसने ट्रेजर येलो हेवन में डज़न्स विल भेजे इन्फो कलेक्ट करने के लिए, लेकिन वहाँ से भी कुछ चीज़ नहीं मिली और ऑप्शन ना बचा तो फेंगिवान ने खुद ट्राई करना डिसाइड करा। देखना था मतलब कि क्या वो बीस्ट के चेस से छुटकारा पा सकता है या नहीं। उसने कंटिन्यूअसली स्वॉर्ड एस्केप इमॉर्टल को एक्टिवेट करा। फाइनली वो बीस्ट को अपनी विजन से एकदम भाई छोड़ गया, एकदम सक्सेसफुल हो गया, एकदम इतना दूर आ गया कि ना बीस्ट उसे देख पा रहे ना फेंगिवान बीस्ट को देख पा रहा था। फेंगिवान ने स्वॉर्ड एस्केप इमॉर्टल को ऑफ करके मॉर्टल किलर मूव यूज़ करे और स्पीड को थोड़ा स्लो कर दिया। तो स्लो तो हो ही जाएगी, कर क्या दिया। फेंगिवान आगे कहता है मैं इतना हैवी प्राइस पे कर चुका हूँ, बेटर होगा कि मैं उनसे छुटकारा अब मतलब पा ही गया हूँ, वरना तो भाई दिक्कत ही होगी। पर अंदर से वो स्टिल वरीड था, सिर्फ उन्हें विज़न में ना देख पाना इसका मतलब ये नहीं कि वो गायब हो गए।
रैंक 7 लेवल की जो एग्जिस्टेंस होती है सिर्फ आँख से चेज़ नहीं करती, उनके पास सेंसर्स होते हैं। ये सब उनके ट्रैकिंग रेंज पे डिपेंड करता है, अगर वो ट्रैक कर रहे होंगे तो अभी भी मेरे पीछे ही लगे होंगे। और तभी फेंग युआन ने देखा कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन से एक ब्लड रेड लाइट की बीम उसकी तरफ ही तेज़ स्पीड से आ रही थी। ब्लड रेड होराइज़न में एकदम ब्लड रेड लाइट थी ना, होराइज़न में एकदम फैल गई थी। जैसे ही उसने फेंग युआन की प्रेज़ेंस सेंस की, तुरंत ही अपनी स्पीड स्लो करके सीधा फेंग युआन की तरफ ही रश करा। फेंग युआन एकदम देख के हिल गया। क्या? कहा कि अबे! रैंक 6 ब्लड पाथ गो इमॉर्टल और लगता है रिसेंटली फियर्स बैटल से गुज़रा है। फेंग युआन ऑलरेडी प्रॉब्लम्स में फँसा हुआ था। पीछे वाले एशियन क्लाउड बीस्ट भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। पता भी नहीं था कि आ रहे हैं या नहीं आ रहे, उसका भी कुछ अंदाज़ा नहीं है। और 2 मंथ में उसका अर्थली कैलेमिटी भी आने वाला था। इस वक़्त उसे और भी ट्रबल नहीं चाहिए था, इसलिए उसने बिना वेट करे उसने अपना डायरेक्शन चेंज करा और ब्लड रेड लाइट से दूर फ्लाई करने लगा। ब्लड रेड लाइट वाला वो इमॉर्टल थोड़ा-सा एंग्ज़ायटी में चिल्लाया, "रुको, मैंने टर्बुलेंट फ्लो सी एरिया में एक पीयरलेस फॉर्च्यून एनकाउंटर कर पाया। अगर तुम मेरी हेल्प करके मुझे बचा दो, मैं ब्लड ओथ इमॉर्टल गो से पैक्ट करके ये एनकाउंटर तुम्हारे साथ शेयर कर दूँगा।" फेंग युआन एकदम शॉक्ड हो गया। कहा, क्या? ट्रिबुलेंट फ्लो सी एरिया पीयरलेस एनकाउंटर, सच में ऐसा भी बेनिफिट है? मतलब उसने ऐसा कह दिया कि इतना खतरनाक बेनिफिट मिला है भाई को कि शब्दों में बयां नहीं हो सकता। इसी वक्त होराइजन पे एक ग्रुप ऑफ ईस्टर्न सी गो इमॉर्टल दिखाई दिए। वो सब ब्लड रेड लाइट वाले को चेस कर रहे थे, स्ट्रॉन्ग ऑरा के साथ थे। उन्होंने क्लियरली सुना कि उसकी बात फेंग युआन से हुई है। उनके मतलब एकदम चिल्लाने की आवाज आने लगी, ब्लड पाथ डीमन दुनिया को बर्बाद कर रहा है, सबको मिलकर इसको किल करना होगा। दूसरा कहता है, जो भी इस डीमन को सपोर्ट करेगा मारने में, उसे भी बिना रहम के मतलब अगर सपोर्ट करेगा डीमन को मारने में नहीं बचाने में, तो हम उसे बिना रहम के मार देंगे। तीसरा कहता है, इस डीमन को ब्लॉक करो, तांग क्लैन तुम्हें रिवॉर्ड दे देगा। एक और बंदा कहता है, नो नीड, मैं ल्यू किंग हूँ, अपने इमॉर्टल किलर मूव से इसे हिट किया है, अब ये भागेगा ही नहीं। तुम जो आगे हो समझदार बनो और हट जाओ इस रास्ते से, हम इसे खुद ही संभाल लेंगे, बस इसकी हेल्प मत करना। और फेंग युआन ये सब सुन चुका था। फेंग युआन उस ब्लड पाथ वाले बंदे की डील भी सुन चुका था, तो पता नहीं अब एग्री करेगा कि नहीं। फेंग युआन ने एक सेकंड में वार्निंग और ये जो चीज़ थी एनकाउंटर और कर्स सब कुछ एक साथ सुन लिया। फेंग युआन कहता है, वो नॉर्मली ट्रबल से डरता नहीं, लेकिन अभी मैं फोकस लांग या ब्लैसलैंड लौट कर अर्थी क्लैमिटी हैंडल करने पर रखूंगा, इसलिए बिना टाइम वेस्ट करे ब्लड पाथ गो इमॉर्टल से डायरेक्टली वो अब दूर हो गया। ब्लड पाथ गो इमॉर्टल पैनिक मोड में था, उसकी लिमिट खत्म हो रही थी और फेंग युआन भी उसका लास्ट होप था। फेंग युआन दूर जाने लगा, वो भी डायरेक्शन चेंज करके उसके पीछे लग गया। अगर तुम मेरी हेल्प करो तो मैं पूरा का पूरा एनकाउंटर तुम्हें दे दूंगा, बस मेरे को जिंदा छुड़वा दो। फेंग युआन एकदम देखते हुए और तेज रिट्रीट करने लगा कि अबे यार, ये मेरे पीछे क्यों पड़ा है। ईस्टर्न सी के एक गो इमॉर्टल हंसकर बोला, एग्जैक्टली, स्मार्ट लड़का है, सिचुएशन समझ गया, जल्दी से निकल जाए इसके रास्ते से। दूसरा बोला, आओ आओ, सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं और बाद में डेफिनेटली हम सबको रिवॉर्ड तो मिलेगा ही। फेंग युआन ने अब आईब्रोज टाइट कर ली। उसे बस लांग लैंड पे क्वाइटली वापस लौटना था, पर एक के बाद एक प्रॉब्लम उसके सामने आ रही थी। उसका इंटेंशन कुछ और था, पर ये लोग खुद उसके पास आकर ट्रबल क्रिएट कर रहे थे। ब्लड पाथ गो इमॉर्टल डेस्परेट होकर चिल्लाया, ये इनहेरिटेंस का क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है, अगर तुम्हें मिल गया तो तुम्हारी कल्टीवेशन रैपिड ग्रो करेगी और तुम इमॉर्टल में सुपीरियर बन जाओगे। ये इन्फॉर्मेशन पाथ गुवॉम फेंग युआन की तरफ थ्रो करा। फेंग युआन एकदम भाई गरजा, कहा, गेट लॉस्ट भाई, क्यों दे रहा है? उसने हाथ हिलाकर एक स्ट्रॉन्ग वाइंड ब्लास्ट से जो गुवॉम था उसे डिस्ट्रॉय कर दिया और तुरंत ही स्काई की तरफ चार्ज कर गया। ब्लड पाथ डीमन का जो प्लान था फेल हो गया था। होपलेस होकर उसने एक स्ट्रेंज लाइट फेंग युआन की तरफ शूट करके चिल्लाया, कहा, मैंने इनहेरिटेंस का क्रूशियल पार्ट ऑलरेडी इस बंदे को दे दिया है। अगर तुम्हें एनकाउंटर चाहिए, अगर तुम्हें फॉर्च्यून एंड वाला एनकाउंटर चाहिए तो मुझे मारने का कोई फायदा नहीं अब। फिर वो अपोजिट डायरेक्शन में भाग गया। वो स्ट्रेंज लाइट एक्सट्रीमली फास्ट थी और तुरंत ही फेंग युआन के पास आ गई। फेंग युआन देखते हुए कहता है, मुझे अननेसेसरी प्रोवोक मत कर, मेरे पास इमॉर्टल कह रहा हूँ, इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं, मैं इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। सीधा सीधा बोला जाए तो यहाँ पे उस ब्लड पाथ वाले बंदे ने फेंग युआन को अपनी जान बचाने के लिए सारा का सारा दिक्कत फेंग युआन पे दे दिया। लेकिन लेकिन एक चीज़ भी है, इसको तुम दिक्कत बोलो या फॉर्च्यून वाली चीज़ क्या बोल सकते हैं, क्योंकि देखो, चीज़ उसने बहुत सही दी है, कुछ बढ़िया ही है जो उसने फेंक के दिया है फेंग युआन को, लेकिन अब उसके पीछे बंदे भी लगे हुए हैं, तो अब ये फ़ायदा है या नुकसान पता नहीं, देखेंगे। उसने एकदम से स्वॉर्ड एस्केप इमॉर्टल गो, फ्लाइंग स्वॉर्ड इमॉर्टल को एक्टिवेट करा। स्वॉर्ड की एस्केप ने उसकी स्पीड को बूस्ट कर दिया और फ्लाइंग स्वॉर्ड ने वो जो स्ट्रेंज लाइट थी उसको एकदम भाई फाड़ दिया।
ईस्टर्न सी के इमोर्टल शॉक्ड हो गए, अरे 2 रैंक 7 इमोर्टल गू, ये बंदा है कौन? फेंग युआन के सडन पावर बस्ट देखकर उन्होंने एकदम भाई जो चेहरे थे चेंज हो गए। पहले वो थोड़ा ऐसे थे कि हटाओ इस बच्चे को, साइड करो, अब ऐसे देख रहे थे क्या बताएं। फेंग युआन पहले सिंपल रैंक 6 लग रहा था, जैसे ही उसने एक्शन लिया ईस्टर्न सी के गू इमोर्टल शॉक हो गए। सब उसे देखकर सीरियस हो गए। ध्यान ब्लड पाथ गू इमोर्टल से ना शिफ्ट होकर फेंग युआन की मतलब फेंग युआन पर आ गया और उसकी इंजरीज पर भी आ गया। वो समझ गए थे बंदा इंजर्ड है। लियो किंगयू रैंक 7 था, बोलता है इम्प्रिंट उसके पास नहीं है। दूसरे को इमॉर्टल कहता है फेंगयुआन को रोको, वेट उसकी तरफ देखो। अब सबका एटीट्यूड चेंज हो गया क्योंकि फेंगयुआन ने रैंक 7 इमॉर्टल को दिखाया था। टोंग क्लैन का एक रैंक 7 था, आगे आया, कहा तुम्हें प्रोवोक करना होगा कि तुम इनोसेंट हो। फेंगयुआन हंसा, मुझे क्यों प्रोवोक कर रहा हूँ, प्रूव करना होगा क्यों मैं इनोसेंट हूँ। तुम लोग सोचते हो मैं बैटल से डरता हूँ। फेंगयुआन ने पॉइंट किया, लियो किंगयू तुम्हें ही वो इम्प्रिंट लिया है और अब मुझे फ्रेम कर रहे हो। सबके चेहरे बदल गए और डाउट उठ गए। फेंग युआन ने बोला, एग्रीमेंट इन्फॉर्मेशन पाथ से वो तोड़ भी सकते हो। प्रॉफिट के सामने कोई ट्रस्ट नहीं करता। ईस्टर्न सी के गू इमॉर्टल कंफ्यूज हो गए। लियू किंगयू कहता है, मैंने देखा है उसने तुम्हें इम्प्रिंट दिया था। फेंग युआन कहता, सबने देखा था, तुमने उसे स्लैश किया था। लियू किंगयू बोला, इल्यूजन भी तो हो सकता है। फेंग युआन कहता है, मेरे पास फर्स्ट सुप्रीम एल्डर का मिशन है और ट्रबल नहीं चाहता, लेकिन अगर तुम फोर्स करोगे तो फाइट तो देखो हो जाएगी। ये सुनकर सब शॉक्ड हो गए, मतलब फेंगयुआन के पीछे कोई बड़ी फोर्स हो सकती है, तभी तो फर्स्ट सुप्रीम एल्डर का नाम लिया गया। टांग सॉन्ग बोला, मैं टांग क्लैन के नाम पे गारंटी देता हूँ, कॉर्पोरेट करो, अगर इम्प्रिंट तुम्हारे पास नहीं हुआ तो हम छोड़ देंगे। फेंगयुआन हंसा, कहा, टांग क्लैन तुम सोचते हो कि मैं तुमसे डरता हूँ, आओ देखते हैं क्या कर सकते हो तुम। उसने तुरंत ही फ्लाइंग स्वॉर्ड इमॉर्टल को निकाला और टांग सॉन्ग पे अटैक कर दिया। टांग सॉन्ग टोटली ऑफ गार्ड था, डिसएडवांटेज में आ गया। दूसरे इमॉर्टल्स साइड पे एकदम खड़े रहे, कुछ करा नहीं। बंदे कहते हैं, क्या ये बंदा टांग क्लैन का एनिमी क्लैन से है क्या? दूसरा कहता है, लड़ाई देखते हैं, बाद में ही प्रिपेयर कर लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। फेंगयुआन ने भाई टांग सॉन्ग को चूज किया था, एक तरफ से सुपर क्लैन का बंदा, दूसरी तरफ लोन इमॉर्टल जो उसे ऑफेंड नहीं करना चाहते थे। अब यहाँ पे फाइट लॉन्ग चलती रही। 10 राउंड के बाद भी टोंग सॉन्ग डिसएडवांटेज में ही रहा। फ्लाइंग स्वॉर्ड बहुत शार्प थी, उसके डिफेंस वीक थे, बस कुछ नहीं कर पा रहे थे, छोटा मोटा डैमेज, उससे ज्यादा कुछ नहीं। टोंग सॉन्ग अंदर से सोचा, मुझे अपना इमॉर्टल किलर मूव यूज करना ही पड़ेगा वरना मेरी तो इज्जत गई। अब ये जो टोंग सांग था ना, फेंगयुआन की फ्लाइंग स्वॉर्ड जो अटैक था उसको ब्लॉक भी कर रहा था, अपना इमॉर्टल किलर मूव प्रिपेयर कर रहा था। फेंगयुआन सोचते हुए कहता है, ये स्वॉर्ड गू बीस्ट पे यूजलेस है, बट गू इमोर्टल के अगेंस्ट डेडली है, एक स्ट्राइक हेड या हार्ट पे तो डायरेक्ट डेथ होगी। फिर से वो केयरलेस नहीं था। टोंग सॉन्ग रैंक 7 था, फाउंडेशन डीप थी, बस पहले अटैक फेंगयुआन ने किया था इसलिए एडवांटेज उसको मिला था फेंगयुआन को। लेकिन टाइम बढ़ने लगा, सिचुएशन डेंजरस होती जा रही थी, एस्केप मुश्किल था, फेंगयुआन को कंटिन्यूअसली प्रेशर में मेंटेन रहना पड़ रहा था। तभी उसने पीछे देखा, एक बड़ा ग्रुप, मतलब किसका, एशियन क्लाउड बीस्ट का आ रहा था। फेंगयुआन एकदम फियर में आ गया और स्माइल करते हुए कहा, भाई यही चांस है, अब मेरे को लगता है कि मेरे को इसी फियर का सामना करना पड़ेगा और यही जो जितनी भी चीजें हैं, शायद अब मुझे पता क्या करेगा फेंगयुआन ना, शायद यहाँ से भागेगा और ये जितने भी बीस्ट है इनकी तरफ छोड़ देगा। यही होगा, देखता हूँ, यही होता है वैसे हर जगह तो। ईस्टर्न सी हिमोटो शॉक हो गए, कहते ये क्या है बे? दूसरा कहता क्लाउड बीस्ट इतने सारे, तीसरा कहता एशियन क्लाउड बीस्ट है बे गधे, ध्यान से देख। टोंग सॉन्ग देखते ही फेंगयुआन एकदम भाई रिलैक्स हो गया, और मतलब टोंग सॉन्ग ने ये देखा और फेंगयुआन रिलैक्स हो चुका था। खुश होते अपना किलर मूव फास्ट करने लगा। टोंग सॉन्ग सोचते हुए कहता है, बस थोड़ा सा और, इस मूव में तुझे जिंदगी मतलब एक तरीके से जिंदा कैप्चर करके डील करूंगा। फेंगयुआन चिल्लाते हुए बोला, मैं ही इन एशियन क्लाउड बीस्ट का व्हाइट हेवन से यहाँ पे भगा के लाया हूँ, ये एक ट्रैप था सुप्रीम एल्डर के साथ, तुम लोग ने एक तरीके से मतलब इसमें फंस गए, बाद में तुम्हें ही हैंडल करना पड़ेगा, अभी मतलब मरना है तो फॉलो करो वरना तो देख लो, अपना अपना देख लेना फिर। ये बोलते ही फेंगयुआन टोंग सॉन्ग को छोड़ के सीधा स्काई में भाग गया। बाकी इमोर्टल शॉक्ड और एक तरीके से रिलीव्ड भी हुए। इंजरीज और बीस्ट का चेस सब एक तरीके से प्रूफ करता था कि फेंगयुआन सच बोल रहा है। बेसिकली यहाँ पे सिंपल काम हुआ है, अपना जो टोंग वाला बंदा था वो फेंगयुआन को कैप्चर करना चाहता था, लेकिन यहाँ पे भाई बेस्ट आ गए सारे के सारे जो पीछा कर रहे थे। फेंगयुआन ने सीधी लाइन कही कि भाई बचना है तो भाग जाओ, वरना देख लो, मेरे पीछे आना है तो आओ, वरना ये बीस्ट तुम्हें छोड़ेंगे तो है नहीं, देख लो अब तुम्हारा जो मन करे। टोंग सॉन्ग सबसे पहले रिएक्ट हुआ। टोंग सॉन्ग कहता है, मत सोच तुम बच जाओगे, और लाइटनिंग स्पीड से फेंगयुआन के पीछे भागा। फेंगयुआन कहता, ओवर स्मार्ट मत बन, अगर मेरा मिशन ना होता तो मैं तुझे यहीं खत्म कर देता। टोंग सॉन्ग गुस्से में कहता, बकवास बंद कर, वो अपना इमॉर्टल किलर मूव कंप्लीट करने ही वाला था तभी फेंगयुआन भाग गया। टोंग सॉन्ग ने चेस स्टार्ट करा, उसके पीछे सारे ईस्टर्न सी इमॉर्टल्स भी एकदम भाग गए। फेंगयुआन हंसा, जो मरना चाहते हो वो तो फॉलो करोगे ही।
टोंगसोंग चिल्लाया, उसके पास इनहेरिटेंस इम्प्रिंट है, अगर उसने और वो इमोर्टल से ज्वाइन कर लिया तो सब कुछ चला जाएगा, पकड़ो इसे। ये सुनकर सब और तेज स्पीड से चेस करने लग गए, यानी अब आधे से ज़्यादा लोग फेंग युआन के पीछे थे। फेंग युआन ने एक फ्लाइंग स्वॉर्ड टोंगसांग पे छोड़ दिया। टोंगसांग शॉक्ड हुआ, उसका वो जो किलर मूव था वो डिस्टर्ब हो गया। उसने फिर से स्टार्ट करा। ल्यू किंग यू फेंग युआन के करीब आ गया। फेंग युआन कहता है इनहेरिटेंस तो तेरे पास है, फिर मुझे चेस कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग है तेरी। ल्यू किंग यू गुस्से में कहता है अगर हिम्मत है तो रुक जा। फेंग युआन कहता है तुम जैसे लोगों से भागकर मैं अपने क्लैन का नाम ही खराब करूंगा, चेस करते रहो, देखते हैं एंड में किसकी किस्मत खराब होती है। फेंग युआन एरोगेंट लग रहा था पर अंदर से वो टेंशन में था। एस्केप सिर्फ रीजनल वॉल तक ही पॉसिबल है, यानी अगर रीजनल वॉल तक फेंग युआन पहुंच गया तो सही है, वरना तो भाई दिक्कत आएगी। धीरे धीरे कुछ इमोर्टल्स चेस छोड़ने लगे। सबको डर था कि कहीं ये बैटलफील्ड में ट्रैप ना हो जाए, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी बंदर पीछे भगा के ले जाते हैं, आगे एक बैटलफील्ड किलर मूव होता है, फिर फंस जाते हैं, सारे मर जाते हैं। ल्यू किंग यू हेजिटेट हुआ, कहता है कि अगर इमोर्टल बैटलफील्ड हुआ तो भाई बच ही नहीं पाऊंगा। टोंग सोंग भी अलर्ट हो गया, एनिमी के रेनफोर्समेंट आने से भी डाउट था, दिक्कत लग रही थी। रिजल्ट क्या हुआ, अब एक अजीब सा चेस सीन क्रिएट हुआ। फ्रंट में फेंग युआन गाली देते हुए एरोगेंट स्टाइल में फ्लाई कर रहा था, पीछे ईस्टर्न सी गो इमोर्टल्स ज्यादा होने के बावजूद स्लो पड़ गए थे। टोंगसोंग चुपके से अपना किलर मूव रेडी कर रहा था, सडनली स्पीड बढ़ गई। फेंग युआन तुरंत ही अलर्ट हुआ, स्वॉर्ड एस्केप इमोर्टल को एक्टिवेट करा और तेज भाग गया। टोंगसोंग गुस्सा हुआ, कहा डैम इट, दूर से मेरा मूव काम ही नहीं करेगा। रैंक से फ्यू इमोर्टल पीछे छूटने लगे, बस रैंक 7 वाली आगे थे, होल्ड कर रहे थे। जाओ लियू पैनिक में बोला, मेरे पास एक मूव है जो हम तीनों की स्पीड बूस्ट कर देगा, तुम लोग बस उसे डिस्ट्रैक्ट करो। टोंग सोंग और लियू किंग यू ने तुरंत ही एग्री करा। जाओ ली ने अपना इमोर्टल किलर मूव एक्टिवेट करा, उसकी बॉडी के आसपास पैंथम से वेव क्रिएट हुई। यहाँ पे टोंग सोंग और लियू किंग यू ने वेव पे अपने स्टेप रखे और स्पीड एकदम भाई बुलेट ट्रेन जैसी स्पीड में एकदम टर्बो फास्ट हो गई। और फेंगयुआन के एकदम भाई पीछे पीछे आने लग गए, बहुत स्पीड से आ रहे थे। और इतना तो पता चल गया इसके पीछे अब 3 ही लोग लगे हुए हैं और तीनों रैंक 7 के हैं। तीनों के नेम भी बता दिए, जाओली और दूसरा है हमारा लियू किंग यू और अपना टोंग वाला बंदा। 3 लोग हैं फेंगयुआन के पीछे पड़े हुए हैं और शायद वो क्लाउड बीस्ट हैं या नहीं, उनका भी तक नाम तो नहीं है, लेकिन ये लोग तो पीछे पड़े हुए हैं। फेंगयुआन के लिए सिचुएशन डेंजरस हो गई थी। पहले वो इमॉर्टल को यूज करके अटैक को डॉज करा था, पर अब 2 इमॉर्टल फ्री होके डायरेक्ट उस पर फोकस करने लगे। प्रेशर डबल हो गया और थोड़ी देर में फेंगयुआन इंजर्ड हो गया। जाओली कहता है अच्छा है, इसके पास 2 ही रैंक 7 इमॉर्टल को है, बाकी सब मॉर्टल किलर मूव हैं। लियू कुंगयू कहता है और पहले से इंजर्ड भी है, शायद क्लाउड बीस्ट से मतलब वहां पे पिटा होगा या मारा होगा तब ऐसा हुआ होगा। टोंग सोंग कह रहा है रैंक 6 इमॉर्टल होकर ज्यादा इमॉर्टल एसेंस कैसे बचा पाएगा ये, अब ये ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं करेगा। लोग कॉन्फिडेंट थे, लेकिन एक हिडन फोर्स के एम्बुश का डर भी था, इसलिए फेटल ब्लो नहीं कर रहे थे। फेंगयुआन के लिए रिस्क हाई हो गया था। फेंगयुआन सोचते हुए कहता है बस रीजनल वॉल ही एक ऑप्शन बचा है, रिस्क लेना ही पड़ेगा। उसने डायरेक्शन चेंज किया और रीजनल वॉल की तरफ ही उड़ा। लियू किंगयू समझ गया, ओ नो ये तो वॉल के अंदर घुसने वाला है। जाओ लियू कहता है वाह अच्छा प्लान है, वॉल के अंदर हम रैंक 7 को रेस्ट्रिक्शंस लगेगा, उसे एडवांटेज मिलेगा क्योंकि उसकी रैंक कम है। और यहाँ पे टोंग सोंग टेंशन में था, जल्दी करो यार उसे वॉल में मत घुसने दो। दोनों ने वायलेंट अटैक स्टार्ट करा, फेंगयुआन के घाव और गहरे हो गए, बोन्स तक दिखने लग गई थी। फिर फेंगयुआन हंसा, कहा वेरी गुड टांग क्लैन, अगर मैं मर गया तो तुम्हारी क्लैन की सारी प्लान्स बर्बाद हो जाएंगी। टोंग सोंग कहता है तुम्हारा क्लैन सब झूठ है, ईस्टर्न सी में किसी ने तुम्हारे क्लैन का नाम नहीं सुना। फेंगयुआन कहता है हाँ 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 जितना चाहे प्रोवोक कर लो, मैं कुछ नहीं बोलने वाला, अगर जरूरत पड़ी तो सोल डेटोनेट कर दूंगा, तुम सोल सर्च भी नहीं कर पाओगे। ये कहकर तीनों ने रैंक 7 इमोर्टल का जो दिल था एकदम थोड़ा सा अजीब सा हो गया। अननोन एनिमी का डर सबसे ज्यादा बड़ा होता है और चीज उन्हें और कंफ्यूज कर रही थी, इतना रेयर क्लाउड बीस्ट फेंगयुआन को क्यों चेस कर रहा था, जरूर पीछे कोई सुपर फोर्स है। ये सब सुनने के बाद, ये सब देखने के बाद रिजल्ट ये हुआ कि उनके अटैक स्लो हो गए। फेंगयुआन को थोड़ा टाइम मिला रिकवर करने के लिए। रीजनल वॉल अब बिल्कुल उसके सामने थे, एस्केप बस एक कदम दूर था, तभी जाओ लियू ने अपना अटैक लॉन्च कर दिया। वैसे मैं इसको जाओ लियू कह दे रहा हूँ बार बार, लेकिन इसका नाम जाओ ली है, तो एक ही बात है, ठीक है। तो अपना किलर मूव यूज करता है, पैंथम वेव्स अनलीश किया। फेंगयुआन को लगा जैसे सुनामी उसको निकलने वाली हो, एस्केप का कोई चांस नहीं था। फेंगयुआन सोचता है रैंक 7 गो इमॉर्टल सीरियसली टफ अपोनेंट है। जाओ ली कॉन्फिडेंट था, कहता है मैटर इज सेटल्ड, अब तो गया। टोंग सोंग लियू किंग यू शॉक्ड हो गए, समझ गए कि जाओ ली ने पहले से ट्रैप सेट कर रहा था। फेंगयुआन अब वेव्स में फंस गया था। तीनों इमॉर्टल सोचने लगे भाई विक्ट्री अब तो एश्योर्ड है, यानी हम तो जीत गए। लेकिन फेंगयुआन एकदम हंसा, कहा हा 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 तुम लोग तो बेवकूफ हो, रैंक 6 गो इमॉर्टल तुमसे ज्यादा स्मार्ट होते हैं। ये सुनकर तीनों का दिल हिल गया, उन्हें लगा ओ नो क्या कोई एम्बुश है, हम गए क्या।
फेंग युआन ने कामली बोला, ये मूव पावरफुल है, लेकिन क्या मेरी क्लैन का बैटलफील्ड किलर मूव तोड़ सकता है? कभी नहीं। और अपना डिफेंसिव आर्मर खुद हटा दिया। जाओली पैनिक में आ गया, कहा ओ नो, मेरा मूव अटैक हैवी था, डिफेंस वीक था, अगर अब काउंटर हुआ तो मैं तो गया। डर के मारे उसने पैंथम वेव को विड्रॉ कर लिया। फेंग युआन की तुरंत ही स्वॉर्ड स्केप इमॉर्टल को एक्टिवेट हुई और एक बिजली की तरफ से वो एकदम दौड़ गया और रीजनल वॉल के अंदर घुस गया। भाई ने देख रहे हो कैसा ब्लफ मारा है यहाँ पे। भाई ने इन्हें कहा कि देखो, मेरा इमॉर्टल किलर मूव अब तो तुम्हें खत्म ही कर देगा, बैटलफील्ड वाला। तो अब ये लोग इस चीज से डर गए कि भाई रेनफोर्समेंट आ गई, ये सब हो गया। तो इस चक्कर में जो जाओली था, अब उसने अटैक क्यों पीछे लिया? वो इसलिए लिया क्योंकि उसके पास एक ही मूव था, या तो डिफेंस कर या तो अटैक। भाई ने अटैक पहले ही कर दिया था और फेंगियो ने आर्मर भी उतार लिया था, डैमेज तो ले रहा था, लेकिन ये जो लाइन उसने कही, इसकी वजह से जाओली एकदम टेंशन में आ गया। उसने अपने जो अटैक था उसे वापस ले लिया अपने डिफेंस के लिए कि कहीं बैटलफील्ड किलर मूव एक्टिवेट हो और सबसे पहले वही ना मर जाए। इसके चक्कर में उसने जैसे ही डिफेंस करा, फेंगिवान फ्री हुआ, वो अंदर घुस गया ये जो रीजनल वॉल थी उसके अंदर। अब ये सीन हुआ था। टोंग संग कहता है डैम, ये तो बस एक्टिंग कर रहा था। लिu कुंगयू कहता है चलो चेस करो। जाओली ने खुद को ही स्लैप करा और गुस्से से पीछे भागा उसके। लेकिन वॉल के अंदर उनके लिए सिचुएशन और भी खराब हो गई। जितना ज्यादा अंदर गए उतना ज्यादा रिपल्सिव फोर्स स्ट्रांग होता गया, स्पीड स्लो हो गई। स्पीड कह रहा हूँ, स्पीड स्लो हो गई। फेंगिवान के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर रैंक 7 इमॉर्टल स्ट्रगल कर रहे थे। टोंग संग गुस्से में कहता है ये बंदा नॉर्मल रैंक 6 जैसे रेसिस्ट कैसे, मतलब इसको कोई दिक्कत क्यों नहीं हो रही यार, हमें इतनी दिक्कत हो रही है, भले रैंक 6 है लेकिन दिक्कत तो होनी चाहिए। फेंगिवान भी थोड़ा स्लो था, अपना सीक्रेट हाइड कर रहा था, थोड़ा थोड़ा स्लो स्लो चल रहा था, लेकिन फिर भी उन्हें थोड़ा लग रहा था कि अबे यार फिर भी कितना फास्ट है। सडनली इसने स्पीड बूस्ट करी और इमोटल्स को पीछे छोड़ दिया। क्लाउड बीस इजिली क्रॉस कर गए। इमोटल एकदम फ्रस्ट्रेट होकर बोलने लगे। टोंग सांग कहता है सो अनलकी यार, ना आइडेंटिटी का पता चला ना पीछे का कोई बैकग्राउंड, कौन था ये बंदा? जाओली कहता है होप बहुत कम है यार, सिर्फ लिu किंगयू अभी चुप था और एकदम चेस कर रहा था। टोंग सांग बोला बेटर ब्रदर लिu, बस करो यार, ये ऑलरेडी निकल चुका है, वापस चलो चलते हैं, बाद में डिस्कस करते हैं कि कौन था क्या था। तभी ये जो लिu किंगयू था ना, थोड़ा मिस्टीरियस बंदा, ये कहता है मेरे पास अपने तरीके हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जब तक पकड़ नहीं लेता ना रुकूंगा नहीं। ये कहकर वो ग्रीन रेनबो बन गया और सीधा एशियन क्लाउड बीस्ट की तरफ भाग गया। टोंग संग सोच में एकदम कहता है ब्रो, लिu का ये जो ट्रम्प कार्ड मूव था, ये यूजुअली स्केप के लिए रखता था ना, ये क्या हुआ? जाओ लिu का फेस तुरंत ही बदल गया, कहता है दोनों को शक हुआ, कहीं जो लिu बंदा था वो फेंगियुआन को पकड़ने के बजाय सीधा भाग तो नहीं गया? कहीं लिu ही तो इनहेरिटेंस इम्प्रिंट लेकर भाग तो नहीं गया? क्योंकि फेंगियुआन ने पहले बोला था ना इसके पास है। टोंग संग कहता है ब्रदर लिu रुक जाओ, हम मदद करेंगे, लेकिन लिu ने सुनने तक की जरूरत नहीं समझी, बहुत फास्ट भगा। टोंग सॉन्ग और जियो ली ने कसम खाई, इसे मतलब एक तरीके से बचने नहीं देंगे, एक तरीके से पीछे पड़े ही रहेंगे। अब उन्होंने फेंगियुआन को छोड़ के लिu के साथ पीछे भागेंगे। अब सीन दिखाया जाता है आधे महीने बाद का। एक थका हारा इंजर्ड फेंगियुआन फाइनली नॉर्थल प्लेन्स में एंटर हुआ। अरे भाई चलो, बच तो गया ये बंदा, और नॉर्थल प्लेन्स में आया है ये, हालत बहुत बुरी है इसकी। फेंगियुआन कहता है फाइनली, पर इंजरीज बहुत हैवी है यार, सिर्फ लांग या ब्लेसलैंड में ही हील हो पाऊंगा। वो याद करता है कि कैसे ईस्टर्न सी गो इमॉर्टल और क्लाउड बीस्ट से लड़ते लड़ते उसका इमॉर्टल एसेंस लगभग खत्म हो गया था। और सबसे बड़ा डेंजर, उसके इमॉर्टल प्राइमेसी के अंदर क्लाइमेटिस और ट्रिबुलेशन जल्दी आने वाले हैं। एशियन क्लाउड बीस्ट अभी भी पीछे लगे हुए थे। फेंगियुआन ने स्वॉर्ड स्केप इमॉर्टल को यूज किया और नॉर्थ ईस्ट साइड में उड़ गया। लांग या लैंड स्पिट ने उसे सिर्फ एक डायरेक्शन दिया था, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं। वहां एक गो इमॉर्टल पिक करने वाला था उसको, पर वो रास्ते में ही मर गया। दूसरा भेजा गया, वो भी मिस्टीरियसली गायब हो गया। दो हेरी मैन को इमॉर्टल मरने के बाद लांग या लैंडस्पिट मजबूर हो गया फेंगियुआन को एक तरीके से ओरिजिनल लोकेशन देने के लिए। 7 दिन बाद देखते हैं फेंगियुआन फाइनली फेंग बो क्लिप पहुंचा। वहां एक इमॉर्टल लेवल गो एक तरीके से फॉर्मेशन लगा था। उसने उसका यूज करके अपने पीछे पड़े क्लाउड बीस्ट से छुटकारा पाया और सेफली लांग या बेस्टलैंड में एंटर हुआ। और आफ्टर सो मच क्योस फाइनली फेंगियुआन अब सेफ जगह पहुंच चुका था। लांग या ब्लेसलैंड, ब्लैक हेयर कॉन्टिनेंट देखते हैं। ये जगह थी ब्लेसलैंड के अंदर, हम देखते हैं ना बहुत सारी हिडन जगह है, उनमें से एक जगह थी। यहाँ का सबसे बड़ा सिटी था स्टील थ्रेड सिटी, जहाँ लैक्स ऑफ हेरी मैन रहते थे। अराउंड काउंटलेस विलेजेस और टाउन्स थे। लांग या ब्लेसलैंड में टोटल 4 कॉन्टिनेंट्स थे, 3 सी के अंदर और एक छोटा सा क्लाउड, मतलब क्लाउड कवर करने वाला कॉन्टिनेंट था जो स्काई में फ्लोट करता रहता था। जो हेरी मैन बहुत खतरनाक लेवल के हो जाते हैं ना, जैसे इमॉर्टल या उससे ऊपर या कुछ खतरनाक करते, तो वही यहाँ पे रहते थे। स्टील थ्रेड सिटी का ट्रेडिंग मार्केट बहुत फेमस था। आज मार्केट के साउथ ईस्ट कॉर्नर में एक फैट मस्कुलर हेरी मैन कोंगबा स्टेज पे चढ़ा। ये बंदा एक स्लेव मर्चेंट था
बहुत ही बड़ा बिजनेस करता था ये मर्चेंट में। हेरी मैन नीचे से चिल्लाए, कांगबा क्या गुड्स लाए हो इस बार? कांगबा हंसी के साथ कहता है, टेंशन मत लो भाइयों, इस बार बहुत सारे येलो हेयर स्लीव्स लाया हूँ। इनमें से कुछ रिफाइनमेंट पाथ के क्वासी मास्टर भी हैं। तुम लोग खुश हो जाओगे। हेरी मैन एक्साइटेड हो गए। बातें होने लगी। जब से लॉर्ड इमॉर्टल ने अनाउंस किया है कि हर 10 साल में इमॉर्टल सीड चूज होंगे, तब से 3 कॉन्टिनेंट्स में बैटल चल रही हैं। सीड चूज होगा उसके बेस पे जो लॉर्ड इमॉर्टल का ध्यान खींच पाए, यानी कोई सीड मिलेगा तो कुछ फायदा होता होगा उसको। अभी ब्लैक हेयर और वाइट हेयर कॉन्टिनेंट में मिलके येलो हेयर पे अटैक किया था और सुना है काफी स्लेव्स कैप्चर हुए थे। लास्ट एक बात बोली गई, मैं तो इमॉर्टल बनना भी सोच नहीं सकता, पर ये स्लेव्स अपनी रिफाइनमेंट फैक्ट्री के लिए परफेक्ट हैं, चीप भी हैं, इनका लाइफ एंड डेथ हमारे कंट्रोल में होगा। देख रहे हो, ब्लेस लैंड के अंदर ही दुनिया बना रखी है इसने, और इसके अंदर ही इसके ही लोग अपने ही लोगों में हेरी मैन को ही वो, क्योंकि देखो हेरी मैन ही तो रहते हैं यहाँ पे, तो इनको ही स्लेव बना रहे हैं यहाँ पे। अलग ही मतलब देखो रियल वर्ल्ड ही है, बस हेरी मैन के हिसाब से देख लो, ऐसा हो रहा था। कांगबा हाथ उठा के कहता है, चलो अब टाइम वेस्ट ना करो, पहला स्लेव लेकर आओ। पीछे से एक ब्लैक हेयर्ड हेरी मैन एक चेन खींचता हुआ स्टेज पर आया। उस चेन के एंड पर एक इंजर्ड स्लेव गिरा हुआ था, वो था फेंग जेंग। ब्लैक हेरी मैन ने उसे खींचकर उठाया और एकदम फेस पर एकदम थूकते हुए, फेंग जेंग के फेस पर एकदम भाई पेन भी आया और लात भी मारी और चिल्लाने की जगह दांत बंद कर लिए। तभी आवाज आती है, जल्दी जल्दी जल्दी। ब्लैक हेयर हेरी मैन हंसा, उसका गला पकड़ के उसे स्टेज के सेंटर में फेंक दिया। फेंग जेंग ऑलमोस्ट बेहोश होने वाला था, पर एकदम खतरनाक एक्सप्रेशन के साथ वो पड़ा हुआ रहा। कांगबा गुस्सा होते हुए कहता है, बी केयरफुल इडियट। ब्लैक हेयर थोड़ा सा डर गया कि अरे कहीं मर मरा ना जाए, स्लेव का नुकसान हो जाएगा, मुझे पैसे देने पड़ेंगे। ये कांगबा का साथी होगा, ब्लैक हेयर का कुछ होगा ना, गार्ड वार्ड, वो लेके आया था फेंग जेंग को। फिर कांगबा का मूड इंस्टेंटली चेंज हुआ। वो ऑडियंस को बोलता है, ये एक रेयर स्लेव है, इसे पाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। ऑडियंस शॉक्ड हो गई। कहते हैं, ये बंदा वीक नहीं लग रहा, इसके पास रैंक 5 कल्टीवेशन लेवल है। दूसरा कहता है, ये तो येलो हेयर का सिटी लॉर्ड है क्या? इसका सारा हेयर शेव कर दिया गया है क्या? इसके हेयर कहाँ हैं? ज़्यादा हेयर भी नहीं है। हेरी मैन के कल्चर में हेयर सबसे बड़ी प्राइड होती है। शेव करना उनके लिए सबसे बड़ा ह्यूमिलेशन होता है, डेथ से भी बुरा। कांगबा हंसी के साथ कहता है, तुम लोग गैस गलत कर रहे हो, ये हेरी मैन ही नहीं है, ये है एक असली ह्यूमन। ऑडियंस शॉक्ड हो गई, क्या ह्यूमन? दूसरा कहता है, ये तो पहली बार देख रहे हैं हम ह्यूमन। लांग या ब्लेसलैंड में हेरी मैन की डोमिनेंट मतलब डोमिनेंट स्पीशीज है यार हेरी मैन, एक दूसरे में उनका ही चलता रहता है सब। दूसरे रेसेस बहुत ही रेयर दिखते हैं। अब सबकी आंखें फेंग जेंग पर चिपक गई थी। कांगबा ने फिंगर पॉइंट करते हुए एक तरीके से इनविजिबल फोर्स से फेंग जेंग को खुद से स्टेज पे खड़ा करवा दिया। अब सब हेरी मैन उसे क्लियरली देख पा रहे थे। ऑडियंस में हंगामा मच गया। बंदे कहते हैं, अरे देख ह्यूमन स्लेब बिक रहा है। दूसरा कहता है, सच में, चल देखते हैं। पूरी मार्केट में हेरी मैन जो थे ना, इधर से उधर जमा होने लगे फेंग जेंग को स्टेज पे खड़ा देखने के लिए। समुंदर जैसे भीड़ लग गई, हर तरफ हेरी मैन थे और फेंग जेंग बीच में खड़ा हुआ था। अब जब आंखें खुली भाई की फेंग जेंग की, तो फेंग जेंग ने पहली बार इतने सारे हेरी मैन को देखा। उसके दिमाग में शौक था कि जो हेरी मैन पहले स्लेव थे, यहाँ रूलर बने बैठे हैं, ह्यूमन को मतलब एकदम सप्रेस कर रखा है। फेंग जेंग सोचते हुए कहता है, ये जगह है कहाँ? उसे याद आया कि वो इंटरोगेशन के वक्त बोला था कि उसका भाई मर गया है और हुई मोटर बेसलैंड चला गया है। तभी एक हेरी मैन चिल्लाया, कांगबा कितने में बेच रहे हो इस स्लेब को? कांगबा बताओ। कांगबा हंसी के साथ कहता है, इतना, दोनों हाथ से 10 फिंगर दिखाए। लोग शॉक्ड हो गए, कहते हैं सो एक्सपेंसिव। कांगबा कहता है, मतलब कांगबा को लोग कहने लग गए जब उसने इतना बताया ना, तो लोग कह रहे तू लूट रहा है। कांगबा चिल्लाते हुए कहता है, ये रैंक 5 गो मास्टर है, अगर तुम्हारा स्लेब बन गया तो तुम्हें एक रैंक 5 का फाइटर मिलेगा, ऐसा चांस दोबारा नहीं मिलेगा। नीचे कुछ और लोग बोले, ऐसे एक्सपर्ट को एनस्लेव करना इजी भी नहीं होता। दूसरा कहता है, उसको टॉर्चर किया गया है, शायद अंदर से इंजर्ड भी होगा। तीसरा कहता है, या फिर खरीदने के बाद मर गया तो यार दिक्कत तो आ जाएगी। कांगबा फेक गुस्से में कहता है, मैं हॉनेस्ट बिजनेस करता हूँ, देखो इसे। उसने फेंगजेंग की चिन पकड़ा और दांत दिखाए। फिर शर्ट एकदम भाई, शर्ट कह रहा हूँ, जो होता है ना शरीर पे कपड़े, शर्ट यहाँ नहीं होती, वो होता है जो भी रोब पहना होता है ना इन लोगों ने, वो फाड़ दिया। कांगबा कहता है, देखो चोट सुपरफिशियल है, सब ट्रीट हो जाएंगी, कोई इशू नहीं होगा। फेंगजेंग आंखों में गुस्सा भर गया उसके, सब उसको ही घूर रहे थे और फेंगजेंग कुछ कर नहीं पा रहा था। कांगबा हंसी के साथ कहता है, देखो अभी काम कर रहा है ये, फ्यूचर में तुम्हारे लिए ह्यूमन स्लेव प्रोड्यूस भी कर सकता है ये। हेरी मैन जोर से हंसे। फेंगजेंग
शर्म और गुस्से से लाल हो गया, सुसाइड भी करने का कुछ नहीं कर पाएगा और एक तरीके से शायद इसे रिप्रोड्यूस भी करवाया जाए, लेकिन और लड़की तो है ही नहीं यहाँ पे। तभी एक फीमेल वॉइस आई, मैं स्लेव को खरीदूँगी। सबने देखा एक फीमेल सिटी लॉर्ड आ रही है। काले बाल थे और भारी बॉडी थी, आँखों में लस्ट था उसके। अच्छा, तो मोटी भैंस ने इसको खरीदा है। सारे हेरीमैन एकदम झुक गए, कहा ग्रीटिंग्स टू सिटी लॉर्ड। सिटी लॉर्ड हँसी के साथ कहती है कांगबा, इसे ट्रीट करो, क्लीन करो और रात को मेरे घर भेजो। कांगबा खुश हुआ, एज़ यू कमांड ब्यूटीफुल सिटी लॉर्ड। फैंग ज़ेंग ने आँखें बंद कर ली और एकदम होपलेस हो गया कि अब तो गए, अब तो गए। तभी एक थंडरस साउंड आई, पूरा वर्ल्ड हिला, स्काई में क्लाउड कवर होने लग गए और जो कॉन्टिनेंट था 5 कलर की क्लाउड निकली और पूरे लैंड में स्प्रेड हो गई। क्राउड एकदम शॉक्ड हो गया, कहा कि ये इमॉर्टल की लाइट है, ह्यूज ब्लेसिंग है। सब लोग ऊपर देखने लगे और फैंग ज़ेंग को तुरंत ही भूल गए कि शायद ऊपर कुछ ज़्यादा खास है ना इसलिए। क्लाउड से पूरा कॉन्टिनेंट कवर था, एक ह्यूज रेनबो लाइट स्काई में शूट हुए, सारे हेरीमैन उसी तरफ देख रहे थे। हेरीमैन कहते हैं ये तो इमॉर्टल्स का काम है। ब्लैक हेयर किंग स्काई की तरफ देखते हुए कहता है ये एक बड़ा साइन है। सैंड डिक्री मार्शल कंपटीशन होगा, जो जीतेगा ट्रेजरी में से एक चूज कर को पाएगा, कुछ इसे मिल जाएगा। थोड़ी देर बाद स्टील थ्रेड सिटी में हुआ। फैंग ज़ेंग सिटी लॉर्ड का मतलब फैंग फैंग ज़ेंग कह रहा हूँ, सॉरी। थोड़ी देर में ना स्टील थ्रेड सिटी, ये जो सिटी का नाम था ये था और इसमें हुआ फैंग सिटी लॉर्ड का आना। अब यहाँ पे स्टील थ्रेड सिटी लॉर्ड आता है। आप यहाँ पे क्यों आए हैं? हुआ फैंग सिटी लॉर्ड। किंग ने मार्शल कंपटीशन अनाउंस किया है क्या? बट हर रीजन से सिर्फ 3 बंदे जा सकते हैं। हम दोनों सिटी में से डिसाइड करेगा कौन जाएगा। आज यहाँ मैच करते हैं। स्टील थ्रेड सिटी लॉर्ड यहाँ पे हंसते हुए कहता है, हाँ 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 परफेक्ट है। अब यहाँ पे मैं सिंपल सीन बताता हूँ हुआ क्या है। यहाँ पे ना एक सीन ये हुआ है कि यहाँ पे ना सिटी लॉर्ड आ गए हैं। जो रेनबो वाली लाइट हुई थी ना, उससे सिटी लॉर्ड आ गए थे और शायद सिटी लॉर्ड इमॉर्टल लेवल के होते होंगे या नहीं मुझे पता, लेकिन ये आ गए थे। और जो वैसे तो मेरे को ऐसा लग रहा है जो लाइट चमकी थी ये ना एक किसी चीज़ की अनाउंसमेंट थी कि कोई टूर्नामेंट आ रहा है और इस अनाउंसमेंट को देखकर यहाँ पे शायद सिटी लॉर्ड आए हैं, ये मुझे ज़्यादा लग रहा है। तो अब ये जब सिटी लॉर्ड आए हैं ना, तो ये आपस में बात कर रहे हैं कि यहाँ पे एक मैच होगा, जो जीतेगा वो उस कॉम्पिटिशन में भाग ले सकता है। ये सब यहाँ पे चल रहा था। अब उसके आगे का देखते हैं। अब दैट फाइट शायद यहाँ पे ना फाइट्स स्टार्ट होती हैं। हुआ फैंग सिटी के गो इमॉर्टल मास्टर इजीली जीत जाते हैं और स्टील थ्रेड सिटी के सारे हार जाते हैं। हुआ फैंग सिटी लॉर्ड कहता है लास्ट मैच बता है, अपना कंसिस्टेंट जो भी तुम्हारा कोऑर्डिनेट है उसे भेज दो। स्टील थ्रेड सिटी के एक गो मास्टर को बुलाया जाता है बट वो घबरा जाता है। एल्डर्स से सजेस्ट करते हैं। एल्डर्स कहते हैं सिटी लॉर्ड एक ऑप्शन है, आपका नया स्लेव फैंग ज़ेंग रैंक 5 गो मास्टर है, हम उसे भेज देते हैं। तो स्टील थ्रेड सिटी लॉर्ड थोड़ी देर हेजिटेट करती है बट फाइनली फैंग ज़ेंग को बुलाती है। अब मुझे समझ आया वहाँ पे हुआ क्या है। फैंग ज़ेंग को खरीद लिया गया था, ये जो सिटी लॉर्ड थी उसने खरीद लिया, ये दूसरे सिटी लॉर्ड के पास आई थी। दूसरा सिटी लॉर्ड इससे ज़्यादा पावरफुल था। अब यहाँ पे कोई एक ही कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है इन दोनों सिटी में से। तो अब इन्होंने फैंग ज़ेंग को भेजने का डिसाइड करा है, इस सिटी लॉर्ड ने, उसने फैंग ज़ेंग को खरीद लिया है। अब फैंग ज़ेंग स्टेज पे आता है, उसकी प्रेजेंस देख के हुआ फैंग सिटी लॉर्ड शॉक हो जाता है। हुआ फैंग सिटी लॉर्ड कहता है रूल्स के हिसाब से इस बार फाइट नहीं, गो रिफाइनमेंट में कंपटीशन होगा। तो स्टिल थ्रेड सिटी लॉर्ड गुस्से में आती है बट रूल्स की वजह से चुप रहती है। स्टिल थ्रेड सिटी लॉर्ड फैंग ज़ेंग को देखते हुए कहता है विन करना ही होगा, अगर हारा तो लाइफ से हाथ धोना पड़ेगा तुझे। फैंग ज़ेंग अंदर से ब्रोकन था, दिन रात इंसल्ट और टॉर्चर झेल रहा था और एकदम मरना चाहता था। तभी एक मिस्टीरियस वॉइस उसके माइंड में आता है। वॉइस कहती है इडियट, डेथ इजी है, असली मर्द अपनी इंसल्ट से भी सर्वाइव करते हैं। बदले का टाइम आने का वेट करता है और सबको काट के टुकड़ों में एकदम मतलब काट के टुकड़ों में उनका दिन आएगा। तू डर मत, डेथ तो इजी है, सर्वाइव कर, इंसल्ट का बदला ले, ये जो वॉइस थी कहना चाहती है। तो फैंग ज़ेंग एकदम शॉक हो जाता है, अपने ही मन में कहता है कौन हो तुम? दूसरी साइड हुआ फैंग का लास्ट फिंगर कह रहा हूँ फाइटर आ जाता है स्टेज पर। माओ शिवा कहता है मैं हूँ माओ शिवा, ये फाइटर था जो स्टेज पे आया था। फैंग ज़ेंग चुप रहता है, इग्नोर करता है। माओ शिवा समझता है कि उसे इंसल्ट कर रहा है इसलिए चुप है। माओ शिवा गुस्से में कहता है स्कम, तू मुझे इग्नोर करेगा? अब दोनों के बीच कंपटीशन स्टार्ट होने वाला था, रिफाइनमेंट का होगा। और सॉरी मैं बार-बार गलत नेम ले रहा हूँ, वो इसलिए दिक्कत हो रही है ना क्योंकि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मैं थोड़ा रिकॉर्ड करने में दिक्कत हो रही है इसलिए मैं बार-बार गलत नेम ले रहा हूँ। तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना इस चीज़ के लिए। अब स्टार्ट करते हैं और सॉरी इस चीज़ के लिए, बड़ा अनकंफर्टेबल फ़ील कर रहा हूँ ना, इस वज़ह से थोड़ा-सा दिक्कत हो रही है। सही से कम्फर्ट अभी नहीं मिल रहा है जिसकी वज़ह से रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम आ रही है। तो थोड़ा-सा इश्यू है, देख लेना यार।
कॉन्टेस्ट स्टार्ट होते ही मोयाओ शिबा लीड में आ गया। मिडल तक उसने फेंगजेंग को पीछे छोड़ दिया। सबको लग रहा था फेंगजेंग हार ही जाएगा। इवन फेंगजेंग को खुद भी लग रहा था वो हार जाएगा। फेंगजेंग सोचते हुए कहता है, हार भी गया तो भी क्या है, डेथ तो ही मिलेगी और वही तो मैं चाहता हूँ। तभी एक आवाज दिमाग में दोबारा से आई, बुलशिट, एक ट्रू मैन ऐसे छोटी सी चीज पे कभी नहीं गिरता। फेंगजेंग शॉक हुआ, हाथों का कंट्रोल हिल गया, गू ब्लास्ट होके बर्बाद हो गया। हुआ फेंग सिटी लॉर्ड हंसकर कहता, हा 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 हा। स्टिल थ्रेड सिटी लॉर्ड का फेस बिगड़ गया और फिर से वो आवाज बोली, तू पहचाना नहीं, मैं फेंग युआन हूँ। मेरा असली बॉडी मर गया है, सिर्फ ये विल बची है। तू मेरा भाई होके भी रिवेंज के बारे में नहीं सोचता, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। फेंग जेंग सोचता हुआ कहता है, तू तो डेड है, अब क्यों इंटरफेयर कर रहा है। आवाज इग्नोर करके कहती है, अभी बकवास मत कर, अगर जीत गया तो स्लेवरी से फ्री हो जाएगा। फॉलो माई स्टेप। फायर जला, फिर 3 टाइप के गोल्ड डाल इसमें, प्रोफाउंड गोल्ड, आइस गोल्ड और टीयर गोल्ड। और सभी एकदम लाइन बाय डालियो जैसे मैंने बताया है तुझे। प्रोफाउंड से, फिर आइस से, फिर लास्ट में टीयर वाला। फेंग जेंग हेजिटेट हुआ, फिर लाइफ और फ्रीडम का सवाल था। उसने अपने दांतों को दबाया, फिर रिफाइनिंग स्टार्ट की। ऑडियंस हंसने लगे। वो कहते हैं कि अरे फिर से ट्राई कर रहा, फिर हारेगा ये तो, हैं करने दो। कुछ मिनट बाद सब एकदम भाई शॉक हो गए, क्योंकि फेंग जेंग जोर जोर से कहता है, मैं जीत गया, मैं जीत गया। पूरा हॉल एकदम साइलेंट था। माओ शिबा भी ब्लैंक स्टेयर में थी। हेरी मैन एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि एक ह्यूमन ने हेरी मैन को मतलब हेरी मैन जो एक्सपर्ट होते हैं उनको हरा दिया। तभी एक आवाज दोबारा आई, देखो क्लाउड कवर कंटिनेंट का रेनबो लाइट फेड हो रहा है। सबने देखा, लाइट धीरे धीरे खत्म हो रही थी और उस लाइट से एक आदमी बाहर निकला। लैंडस्पिट मुस्कुराते हुए कहता है, लगता है तू रिकवर हो गया। वो आदमी सर हिला के कहता है, हाँ सब तुम्हारी वजह से है। और जैसे ही रेनबो लाइट खत्म हुई उसका फेस क्लियर हो गया और वो और कोई नहीं, यहाँ पे फेंग युआन था। लैंडस्पीड कहता, अच्छा मुझे थैंक्स बोलना तो सिंपल है, डाउनहुन माउंटेन, लूपो वैली और विजडम गू तो दे दो फिर, अगर थैंक्स कहना चाहते हो तो। फेंग युआन हंसते हुए कहता है, देना तो पॉसिबल नहीं है लेकिन ट्रेड कर सकता हूँ। तुम क्या प्राइस दोगे। लैंडस्पीड थोड़ा सा ऑकवर्ड साइलेंस में कहता है, हाँ ये ऐसे ही कहते रह जाता है बस। डांगहुन माउंटेन, लुओपो वैली और विस्डम गो, ये तीनों चीज प्राइसलेस ट्रेजर हैं, वर्ल्ड में यूनिक होते हैं। फेंग युआन ने बोला, ट्रेड पॉसिबल है पर प्राइस कम नहीं होना चाहिए। लैंड स्पीड अब सोचने लगा, उसके पास भी ना ट्रेजर कम नहीं थे। देखो लैंड स्पीड है, वो भी कहाँ किस एरा का लैंड स्पीड है तो होगा ही ना, क्योंकि आफ्टर ऑल उसका ब्लेस लैंड 2 वनरेबल के एरा से बचा हुआ था। सबसे पावरफुल ब्लेस लैंड था उसका। ओल्ड व्हाइट हेयर लैंड स्पीड ऑब्सेस था गू रिफाइनिंग से, बट जो ये ब्लैक हेयर वाला वर्जन था जो अभी आया है, वो फोकस करता था हेरी मैन को डोमिनेंट रेस बनाना, यानी एकदम हेरी मैन का राज रहे। फेंगयुआ ने सोचा, मैं इस पॉइंट का यूज कर सकता हूँ। थोड़ा स्ट्रगल के बाद लांग या लैंड स्पीड ने ट्रेड एग्री करा। फेंगयुआ ने बोला, सुप्रीम अल्डर, डील तो तभी होगी जब तुम्हारे ट्रेजर मेरे लेवल के हुए। लैंड स्पीड कहता है, डोंट वरी, मेरे सेट के ट्रेजर किसी से कम नहीं है। फिर उसने फेंगयुआन को एक बुक वॉर्म दिया। बुक वॉर्म जानते ही होगे तुम। फेंगयुआन शॉक्ड हुआ, कहता है बुक वॉर्म, वो रैंक 3, नॉर्मल बुक वॉर्म रैंक 1 का होता है, पर ये तो उसके ओल्ड सेल्फ से अपग्रेड करके बनाया गया था। फेंगयुआन ने टेस्ट करा, अंदर का इन्फॉर्मेशन देखकर उसका हार्ट बीट तेज हो गया। एग्जैक्टली जो एक्सपेक्ट कर रहा था वही उसके सामने था। एक्चुअली फेंगयुआन को अभी अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी थी, इमोर्टल प्राइमसी की क्लैमिटी। उसका प्राइमसी अभी एम्प्टी था, बट स्पेस और टाइम फाउंडेशन बहुत ही टेरिफाइंग लेवल से मतलब बढ़ता था। मतलब क्लैमिटी तो भाई क्या बोले, बहुत डेंजरस होने वाली है, बहुत ही ज्यादा डेंजरस। ये एक तलवार की तरह था जो उसकी गर्दन पे लटक रही थी, और सिर्फ लांग या ब्लेसलैंड ही वो चीज को मतलब एक तरीके से कुछ करवा सकता है, यानी थोड़ी हेल्प हो जाए। तब यहाँ पे लांग या लैंडस्पिट ने बोला, मेरे सेट की 3 मेजर इनहेरिटेंस है। रिफाइनमेंट पाथ, ट्रू इनहेरिटेंस, मेरा पूरा का पूरा लाइफ एसेंस। दूसरा, लक पाथ, ट्रू इनहेरिटेंस, जाइंट सन इमॉर्टल वनरेबल का। तीसरा, थेफ्ट पाथ, ट्रू इनहेरिटेंस, थीविंग हेवन डीमन वनरेबल का। पेंगुआ ने बुक वॉर्म में डिटेल देखकर एक तरीके से अट्रैक्टिव हो गया। हर एक इनहेरिटेंस एक्सट्रीमली वैल्यूबल थी। लांग या लैंडस्पिट ने लांग या जो लैंडस्पिट थी ना, उसने कहा, थीविंग हेवन का इनहेरिटेंस सबसे कम वैल्यू का है, क्योंकि मेरा मेन बॉडी स्पेस एस्केप गू पूरा एक्टिवेट नहीं कर पाया, लेकिन उसके इनहेरिटेंस हमेशा पेयर में होते हैं। तुम अदरवर्ल्डली डीमन हो, मतलब तुम इजीली इसके एक सेकंड पार्ट भी पा सकते हो। फेंगुआ ने सोचा, थेफ्ट पाथ का पावर उसने खुद देखा था। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मलेस हैंड, जिससे वो इमॉर्टल गू तक चुरा सकता है, और जो उसका किलर मूव भी वो यूज करता रहता है, अनफेमिलियर फेस और फेमिलियर फेस, ये भी थीविंग हेवन का ही क्रिएशन था।
मतलब इनहेरिटेंस उसके लिए ये भी प्राइसलेस ही है। फिर लैंडस्पिट ने कहा थीविंग हेवन के 10 इनहेरिटेंस थे, लेकिन जाइंट सन इमॉर्टल वनरेबल के सिर्फ 3 थे। जब मैंने उसके लिए 88 रॉन्ग बिल्डिंग रिफाइन की थी, तब उसने मुझे एक ट्रू इनहेरिटेंस दिया था। उसका वैल्यू 3, ये जो थीविंग हेवन है ना, उससे भी ज़्यादा है। जायंट सन के इनहेरिटेंस लक पाथ के सब एस्पेक्ट को कवर करते हैं। सिर्फ ऐसा मान लो कि अगर मैं तुम्हें बताऊं तो सेल्फ लक, ऑल लिविंग बींग्स का, और लक, और हेवंस एंड अर्थ का लक, ये सब है मेरे पास। सेल्फ लक इनहेरिटेंस है, और ऑल लिविंग बींग्स लक इंपीरियल कोड बेस्ट लैंड में था, और हेवन एंड अर्थ लक अभी लॉन्गिविटी हेवन के पास है। तो मेरे पास जो है वो है सेल्फ लक। और साथ में थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन करता है कि देखो सेल्फ लक, ऑल लिविंग बीइंग्स लक, और लक ऑफ हेवन एंड अर्थ लक, ये वाले जो 3 तरह के ट्रू इनहेरिटेंस थे जाइंट सन के। और जो मेरे पास था वो सेल्फ लक था। अब बात करें ऑल लिविंग बीइंग्स की, तो वो वाला जो था उस लक में पावरफुल गु थे, जैसे कनेक्ट लक, ब्रेक लक, एक तरीके से डाइवर्ट डिजास्टर। फेंगयुआन ने एम्पिरियल कोड ब्रेसलैंड डिस्ट्रॉय किया था, उसको उसके बाद कुछ गू वॉर्म भी मिल गए थे। कल्टीवेशन एक तरीके से डिटेल लॉस्ट भी हो गई थी। फेंगयुआन का पता था कि लक पाथ कितना पावरफुल है। अब फेंगयुआन सोचते हुए कहता है अगर मेरे पास डाइवर्ट डिजास्टर इमॉर्टल गु होता तो मैं अपने क्लैमिटीज को बाहर भेज सकता। इवन सेल्फ लक इनहेरिटेंस यूजफुल थी, जितना ज्यादा उसकी लक होती उतनी वीक क्लैमिटीज आती। यहाँ पे लैंडस्पीड कहता है फेंगयुआन तुझे सेल्फ लक इनहेरिटेंस लेना चाहिए, तेरी लक तो बहुत ही खराब है। साउथर्न बॉर्डर से लौटते वक्त कितनी प्रॉब्लम्स आई, 2 हेरी मैन गो इमॉर्टल तक तेरी वजह से मर गए। और फिर उसने एग्जाम्पल दिया, यहाँ पे लांगिया कहता है शिव हु ने फॉर्च्यून रिवीलिंग हेवन इमॉर्टल गो के लिए मटेरियल कलेक्ट करने के ऑर्डर दिया है, और लॉयल्टी ड्रॉप हुई है। एक ट्रेटर क्रूशियल मटेरियल चुरा के वहां से भाग गया, इसके चक्कर में मैंने जो हेरी मैन इमॉर्टल भेजा था वो भी फंस गया, दूसरा इमॉर्टल भी मिस्टीरियसली गायब हो गया। आगे फेंगयुआन कहता है सच में एक दिन सामने आएगा उसका, मतलब बलिदान बेकार नहीं जाएगा। जब सच सामने आएगा ना तो बलिदान बेकार नहीं जाएगा, फेंगयुआन कह रहा था, ताकि थोड़ा मक्खन लगा के इसे अच्छा लगे। तो लैंडस्पीड टॉपिक को कट करते हुए कहता है, लांगिया कहता है मुझे लगता है तेरे लिए बेस्ट इनहेरिटेंस रिफाइनमेंट पाथ वाला होगा। उसके 2 स्टाइल हैं, हेरी मैन हेवन अर्थ स्टाइल, और दूसरा है ह्यूमन आइसोलेशन स्टाइल। फेंगयुआन अब थोड़ा सा हिल गया था सुन के। ह्यूमंस अलग मेथड यूज करते हैं, पर हेरी मैन नेचुरल दाउमार्क का यूज करके रिफाइनमेंट इन्वायरमेंट बनाते हैं। सक्सेस चांस ज्यादा होता है, इसी वजह से जाइंट सन और थीविंग हेवन ने उसके ओरिजिनल बॉडी से हेल्प मांगी थी। तो यहाँ पे लांग आगे कहता है मेरी मेन बॉडी ने हीरी मैन स्टाइल को नेक्स्ट लेवल पे ले गया था। ओल्ड इमॉर्टल कॉन्ग जियो की इनहेरिटेंस यूज करके एक इमॉर्टल किलर मूव बनाया था, इमॉर्टल ट्रिबुलेशन टेम्परेरिंग प्राइमल। फेंगयुआन एक्साइटेड हो गया, कहा ये क्या है बे। तो लांग या लैंडस्पीड कहता है ये एक किलर मूव इमॉर्टल गू का है और लाखों मॉर्टल गू से बनता है। इसमें पूरा इमॉर्टल प्राइमल को रिफाइन किया जाता है क्लैमिटी को कनेक्ट करके, और उसे प्राइमल सी को टेम्पर करने के लिए यूज किया जाता है। मतलब क्लैमिटीज रैंडम नहीं आएंगी, मोस्टली स्पेसिफिक टाइप्स की आएंगी। इसी वजह से लांग या ब्रेसलैंड पहले क्रिसेंट लेक के पास था, क्योंकि वहां वाटर और रिफाइनमेंट पाथ दाउमार्क ज्यादा थे। रिजल्ट क्या हुआ, मोस्टली वाटर पाथ और रिफाइनमेंट पाथ की क्लैमिटीज ही आई, और उसने प्राइमेसी को और स्ट्रॉन्ग भी बना दिया। लांगिया ने दिखाया कि कैसे एक मतलब कितने करीबन 1 लाख भी 18 लाख साल पहले यहाँ सी नहीं था, वहाँ एक तरीके से वास्ट ओशन था। सब वाटर पार्क होते हैं ना, वाटर पार्क के दाव मार्क्स उनसे भरा हुआ था। फेंगयुआन ने तुरंत ही कंपेयर करा। फेंगयुआन सोचता हुआ कहता है ये तो स्पेक्ट्रल सोल के सवेनियर इमॉर्टल फेटिस को रिफाइन करने जैसा ही शायद खतरनाक है। शायद उसकी मेथड इसी मूव से इंस्पायर्ड है, और ये गेस सही भी था, क्योंकि सैडोसेक्ट एक तरीके से यही मेथड को कॉपी करके रिफाइन किया था। बस स्पेक्ट्रल सोल ने विजडम पाथ ऐड करके और ज्यादा एडवांस बना लिया था। अब फाइनली लांगिया कहता है तेरे पास लुओपो वैली है, डांगहुन माउंटेन है, और विजडम गू भी है। मेरे पास 3 ट्रू इनहेरिटेंस है, और 1 to 1 ट्रेड करते हैं, बोल तुझे कौन सा चाहिए। अब डिसीजन लेने का टाइम था फेंगयुआन के हाथ में, अब डिसीजन था कि क्या देगा और क्या लेगा। अब मुझे ये नहीं पता कि अब देखो ये मुझे नहीं पता है कि फेंगयुआन परमानेंटली ये दे देगा या सिर्फ यूज करने देगा। मुझे नहीं लगता सिर्फ यूज करने के लिए वो ये दे रहा है इतना खतरनाक, क्योंकि अगर यूज करने के लिए देता तो इतनी खतरनाक खतरनाक इनहेरिटेंस थोड़ी ना देता। सबसे खतरनाक वाली 3 इनहेरिटेंस इसने सामने रखी है। तो मुझे नहीं लग रहा, मुझे ले रहा है पूरा का पूरा या तो ले लेगा फेंगयुआन की 3 चीजों में से एक और अपनी 3 चीजों में से एक दे देगा, यही होगा। अब देखते हैं कि क्या होता है। अब वो जो चूज करेगा वो तो बाद में दिखाया जाता है, आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे यहाँ पे सीन को शिफ्ट कर दिया जाता है, सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है दूसरी जगह का सीन। सेंट्रल कॉन्टिनेंट हु इमॉर्टल बेस्टलैंड। फेरी जी वाई ने धीरे से अपनी आंखें खोली, पर्पल रोब पहनी हुई थी जो उसकी ग्रेसफुल बॉडी
को भी छुपा नहीं पा रही थी। चेहरे पर उदासी थी, आँखें में मतलब आँखें जो थी समुद्र जैसी थी। सफ़ेद स्किन, कमर तक लंबी जुल्फ़ें जा रही हैं। पूरा बदन एकदम भाई रैंक 8 ऑरा से भरा हुआ था। एक साँस लेकर उसने अपना विज़डम पाथ क्लियर मूव वापस लिया और हवा से नीचे उतर गई। फेंग जिंगवांग कहती है, इंस्पेक्टर ज़ीवी बताइए। वो पहले से वेट कर रही थी, तुरंत ही घुटनों के बाहर आई और एकदम बोलने लग गई, बताओ बताओ। शायद ये लोग पता कर रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, तभी तो रैंक 8 का विज़डम पाथ वाला बंदा पूछ रहा है, यानी बंदी। फेरी ज़ीवाई के लिप्स से एक हल्की सी स्माइल आई, उदासी तुरंत ही गायब। उसकी ब्यूटी भी और इमॉर्टल जैसी चमक रही थी। यहाँ पे फेरी ज़ीवाई कहती है, हुआंग हियर, उठ जाओ। फॉर्मेलिटी के लिए ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी माँ और मेरा थोड़ा ब्लड रिलेशन भी तो है। क्लियरली वो फेंग जिंगवांग से खुश थी। फेंग जिंगवांग खड़ी हो गई, आंखों में रिस्पेक्ट और एडमायर वाला वो लुक था। रैंक 8 वो इमॉर्टल सामने खड़ी थी, उसके लिए रैंक 9 ड्रीम भी सोचना मुश्किल था। पर रैंक 8 उसकी लाइफ गोल थी। फेरी जी वाई स्पिरिट इन्फिनिटी हाउस से आई थी। सेक्ट में बहुत ही एक तरीके से सीनियरिटी थी उसकी। करीबन 1600 साल से जिंदा थी। विजडम पाथ कल्टीवेट करती थी। हेवनली कोड ज्वाइन कर चुकी थी। स्मार्ट और पावरफुल और ब्यूटीफुल भी थी। एग्जैक्टली वो फेंग जिंग हुआंग अपनी जिंदगी में ऐसा ही बनना चाहती थी। एक तरीके से लिए जो जिसके सामने लौंडी है ना विजडम पाथ की, ये इसके लिए रोल मॉडल है। फेंग जिंगवांग कहती है, इंस्पेक्टर जीवी, आप 3 महीने से हुई मॉर्टल वेस्टलैंड में डिडक्शन कर रही हो, कुछ नहीं मिला क्या? फेरी जीवाई ने सर हिला के कहा, हाँ। अब वो बस जमीन से 1 फुट ऊपर फ्लोट कर रही थी। क्लीननेस ऑब्सेशन की वजह से कभी जमीन को टच नहीं करती थी। एकदम भाई वो है ये, होता है ना एकदम हाइजीन मेंटेन करने वाली साउथ दिल्ली की लड़की, वैसी है ये। फेरी जीवाई कहती है, मैं कंफर्म कर चुकी हूँ, हु इमॉर्टल पहले एक ऑर्गेनाइजेशन डिफाई का मेंबर था। ओह! गलत बोला शायद इसने, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? फेरी ज़ीवाई कहती है, मैं कन्फर्म कर चुकी हूँ, हू इमॉर्टल पहले एक ऑर्गेनाइजेशन डिफाई की मेंबर थी। सॉरी, हाँ वही मैंने था बोल दिया गलती से, क्योंकि हू इमॉर्टल तो एक लड़की है ना। हू इमॉर्टल यानी इससे पहले। अरे 1 मिनट यार, ये डिफाई की मेंबर थी यानी स्पेक्ट्रल सोल की। अबे! ये क्या? अगर हू इमॉर्टल ब्लेसलैंड पहले जो फॉक्स यहाँ पे थी, वो डिफाई की मेंबर यानी स्पेक्ट्रल सोल की साइड ब्रांच की मेंबर थी, तो इसका मतलब तो यार वो मर गई, फिर उसकी ऑब्सेशन से लैंड स्पीड बनी अपनी हू इमॉर्टल वाली। अरे! फेंग जिगुआंग कहती है, क्या डिफाई? उसकी आंखें शॉक में छोटी हो गई। उसने सुना था कि डिफाई के बारे में एक सीक्रेट अलायंस है सेंट्रल कॉन्टिनेंट के 10 ग्रेट एशियन सेट के अगेंस्ट। यूजुअली ऐसे रेबल ग्रुप्स जल्दी एकदम टूट जाते हैं, पर डिफाई अब तक एक हिडन था और एक्टिव था। इवन मेंबर्स एक दूसरे को भी नहीं जानते, सिर्फ कोड नेम यूज करते हैं। फेरी जीवाई कहती है, सरफेस पे हु इमॉर्टल एक लोन इमॉर्टल थी, जिसे डांगहुन माउंटेन एक तरीके से एक्सीडेंट से मिला था, लेकिन असल में डिफाई उसके पीछे सपोर्ट कर रहा था। फेंग जिंगवांग सोचती है, तो क्या फेंग युआन भी डिफाई का मेंबर है? तभी वो इतना सही वक्त पे आया है, यानी मतलब तभी उसे ये हुई इमॉर्टल ब्रेसलैंड मिल गया, अचानक से टपका उसके पास इमॉर्टल को भी था। ये सब तभी थोड़ा बहुत मिक्स हो रहा है ना, बातें रिलेट कर रही है, कनेक्ट हो रही है, इसलिए ऐसा लग रहा था कि फेंग युआन भी डिफाई का मेंबर है फेंग जिंगवांग को। अब यहाँ पे फेरी जी वाई थोड़ा सा एकदम आंखें उठाते हुए कहती है, मैंने डिडक्शन ट्राई की, रिजल्ट क्लियर नहीं आया, लेकिन एक बात श्योर है, फेंग युआन का डिफाई से डीप कनेक्शन है और तुम अभी तक हुई इमॉर्टल लैंड स्पीड से कनेक्ट नहीं हुई, ट्रू ओनर नहीं बनी। क्या तुम ये ब्लेस्ड लैंड उसे वापस देने की सोच रही हो? फेंग जिंगवांग कहती है, इंस्पेक्टर जीवाई पसीने से एकदम भीग गई थी। फेरी जीवाई मुस्कुराई, रिलैक्स, हम फैमिली हैं, मुझे पता है फेंग युआ ने तुम्हारे फादर फेंग जीजे को सेव किया था। तुम्हारे फादर एक जीनियस और लॉयल इंसान हैं। मैं समझ सकती हूँ कि तुम क्यों फेवर रिटर्न करना चाहती हो, यानी उसका ये ब्लेस्ड लैंड वापस करना चाहती हो, शायद फेवर रिटर्न करना। फेंग जिंगवांग अब यहाँ पे कहती है, एन सेक्टर, आप बड़ी दिल की बड़ी हो। फेरी जीवाई एकदम हाथ उठाकर रोकती हुई कहती है, अरे बस याद रखो, फेंग युआन हेवनली कोर्ट के मतलब एक तरीके से डीमन जजमेंट बोर्ड पे वांटेड क्रिमिनल बन चुका है। यानी वहाँ पे एक बोर्ड होता होगा, वहाँ पे वांटेड की लिस्ट में भाई आ चुका था अपना फेंग युआन। अगर तुम उसकी हेल्प करना चाहो तो लिमिट में करना। अगर फ्यूचर में तुम हुई इमॉर्टल बेस्टलैंड उसे देना चाहती हो, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगी, पर उसके आगे कुछ मत करना। बस जो तुम्हें मिला तुम वो अदा कर देना, बस उसके आगे लाइन क्रॉस मत करना प्लीज। तो फेंग जिंगवांग सर झुकाकर कहती है, आपकी बात हमेशा याद रखूंगी। फेरी जीवाई ने सर हिलाकर आसमान में वो उड़ गई। एक गैप ओपन हुआ और जो ब्लेस्ड लैंड के आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्ट करता था, वो एक पर्पल रे ऑफ लाइट बनकर मीटियोर की तरह निकल गई, एक ही पल में गायब। और डेस्टिनेशन उसका कहाँ था? हेवनली कोर्ट गई थी वो। वहां बड़े बड़े हॉल्स थे, पर्पल लाइट कट करके ग्रैंड हॉल में घुसी। अंदर फेरी जीवाई की मेन बॉडी
मतलब एकदम क्रॉस लेग्ड बैठी हुई थी, यानी ये जो विल था आया था यहाँ पे। अच्छा ठीक है, तो विल गई थी इसके पास, फेंग जिंगवांग के पास। विल वापस आ गई उसकी बॉडी में, हेवनली कोड गु इमॉर्टल के साथ डिस्कस कर रही थी। और पर्पल लाइट एक्चुअली एक विल थी जो उसके हाथ में गिरी। साथ में कुछ इमॉर्टल गु और इमॉर्टल एसेंस बीट्स भी थे। मतलब हु इमॉर्टल बेस्टलैंड में जो फेरी जीवाई थी वो सिर्फ एक विल थी, उसने डिडक्शन रिजल्ट वापस भेज दिए थे। फेरी जीवाई ने इमॉर्टल को रिस्टोर की, एक अपने मतलब अपने अंदर डाला और मेमोरीज चेक करी होंगी ना, रिजल्ट देखा। फेरी जीवाई कहती है हम फेंगयुआन के क्लूज ढूंढ चुके हैं। मैरिड टाइडल ड्रैगन ओल्ड इमॉर्टल वो जो था सामने बैठा था, कहता है फेरी जीवाई तुम सच में विजडम पाथ एक्सपर्ट हो। एक विल से भी क्रूशियल क्लू निकाल लिए तुमने। नॉर्मली जितना विल सोचता है उतना ही कंज्यूम भी करता है, और जी वाई का तरीका इतना एफिशिएंट था, सिर्फ 20% ही यूज हुआ है। फेरी जी वाई ने थोड़ा सा इग्नोर करके बोला, अगर फेंगयुआन हुई इमॉर्टल वेस्टलैंड मैनेज कर रहा था तो कुछ भी डिडक्ट नहीं कर पाती। उसका डिफाई से कोई डीप कनेक्शन है ये मैंने पता करा है। एग्जैक्ट लोकेशन मुझे नहीं मिली, लेकिन अगर हम डिफाई के कोर एस्पेक्ट एलिमिनेट कर गए तो फेंगयुआन जरूर मिल जाएगा, यानी डिफाई को खत्म कर दो। अब मैरिड टाइडल ड्रैगन कहता है फेंगयुआन डेंजरस है, उसके पास स्प्रिंग ऑटम सिगाडा है, इंपीरियल कोड ब्रेसलैंड डिस्ट्रॉय कर चुका है, रेड लोटस और थीविंग हेवन और जाइंट सन के इनहेरिटेंस भी ले चुका है, और अभी तक सरवाइव भी कर रहा है। सबसे पहले हमें उसके स्प्रिंग ऑटम सिगाडा से डील करना होगा। तीसरा इमॉर्टल कहता है जो वाई लिंग यांग था, जो एकदम भाई लिस्टलेस और एकदम टायर्ड सा लग रहा था, कहता है इसकी फिक्र मत कर, मैंने ऑलरेडी किलर मूव एक्टिवेट करके स्प्रिंग ऑटम सिगाडो को सील कर दिया है। 3 महीने तक वो ट्रिगर ही नहीं हो पाएगा, यानी एक्टिवेट ही नहीं होगा। फेरी जीवाई और मैरिड टाइडल ड्रक ने ट्रस्ट दिखाया। फेरी जीवाई कहती है फिर अगला स्टेप क्लियर है, मिंग तांग वैली चलकर गोंग संग लियांग को कैप्चर करते हैं। मीनवाइल सेंट्रल कॉन्टिनेंट पॉट रिवर के बैंक्स पे देखते हैं। यिंग वुइशी नदी के किनारे खड़ा था, हवा और विलोज की जो ट्रीज थे एकदम भाई सुकून से देख रहा था। अंदर से थोड़ा बहुत डिस्टर्ब भी था, लेकिन अभी सामने से तो खुश लग रहा था। अर्थ एबेस के कोलैप्स्ड एरिया को घूमकर वो ताइबाशेंग, हाई लाओलान और नीशू के साथ काफी दूर आ चुका था। अब फाइनली उन्होंने एक गू फॉर्मेशन यूज करके अपने आप को सेंट्रल कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न पार्ट में ट्रांसपोर्ट किया था। ये एरिया वाइंड क्लाउड मैनर के अंडर था। यिंग वुशी जिसके पास फेंगयुआन का बॉडी था, हेवनली कोर्ट और सेंट्रल कॉन्टिनेंट के 10 ग्रेट सेट के लिए वांटेड क्रिमिनल था। फिर भी वो यहाँ रुककर 3 दिन से वेट कर रहा था, वो किसी एक इंसान का इंतजार कर रहा था। तभी एक ग्रीन शैडो लो एटीट्यूड में फ्लाई करके आया। यिंग वुशी तुरंत ही वेलकम करने गया। शैडो लैंड होते ही क्लियर हुआ वो इंसान नहीं एक पपेट था। पपेट का शेप ह्यूमन जैसा था, पर बॉडी ग्रीन ग्रास और वाइन से बना हुआ था। सर और शोल्डर पे एकदम जो घास के स्पाइक थे वो उगे हुए थे। ग्रीन ग्रास पपेट यंग वुल्शी के हाथ में गोवॉर्म देखा और कंफर्म करके बोला, मास्टर को इंस्पेक्टर कॉन्ग कॉन्ग का ट्रेजर अप्राइजल इवेंट में बुलाया गया है, इसलिए वो नहीं आ पाया। अगर मिलना है तो 3 दिन और वेट करना पड़ेगा। यंग वुल्शी हैरान होते हुए कहता है, क्या 3 दिन और वेट? यानी यहाँ पे जिसका वो वेट करा था वो बंदा नहीं आया, उस बंदे ने अपनी जगह आने की जगह पर यहाँ पे किसी और पपेट को भेज दिया उसकी जगह पर। अब वो पपेट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे के आया है, मतलब देने आ गया। पपेट है तो एकदम कोल्ड टोन में बोला था, पेशेंस नहीं है तो अभी छोड़ दो, मैं मास्टर को इन्फॉर्म कर देता हूँ। यिंग वुशी जल्दी से कहा, नहीं नहीं मैं वेट कर लूंगा, पहले ही 3 दिन गुजर गए, 3 और सही। लेकिन अगर 6 दिन के बाद भी मास्टर नहीं मिला तो मुझे ट्रांजेक्शन कैंसिल करना पड़ेगा। पपेट एक भाई ठंडी सी सांस लेते हुए कहता है, ठीक है, और वापस शैडो बन के चला गया। उसके जाते ही यिंग वुल्शी का चेहरा सीरियस हो गया, गेज एकदम शार्प थी। पपेट गायब होते ही आसपास 3 गू इमोटल्स निकले, ताई बानशेंग, यहाँ पे हाई लाओलन और नीशू। ताई बानशेंग एकदम क्यूरियस था, कहता है वो जो अभी आया वो पपेट था ना, ग्रास पपेट अवतार वाला, है ना? यिंग वुल्शी ने सर हिलाया, कहा हाँ हाँ ये यही था, ये एक रैंक 6 ग्रास पपेट गु है, और जो एक तरीके से अवतार था रैंक 6 बैटल स्ट्रेंथ के साथ। जब फैंग चेन जी इमॉर्टल बना था, उसके दादा ओल्ड मैन बी फैंग ने उसे ये इमॉर्टल गू गिफ्ट दिया था। हाई लाओलान एकदम गुस्से में थी, कहती है फैंग चेन जी कितना एरोगेंट है, हम इतना वेट कर रहे हैं 3 दिन से और कह रहा है 3 दिन और लगेंगे, और ऊपर से एक पपेट भेज दिया जो इतना कोल्ड था। शीनू एकदम हेल्पलेस टोन में कहता है, पर हमारे पास चॉइस नहीं है, फिक्स सिमुलर ट्रैवल बनाने के लिए हमें चाहिए लाइट ऑफ इमोरियल एरा, हर रेसिपी उसी पे बेस है, और ये एक रेयर मटेरियल वाइंड क्लाउड मैनर का ट्रेजर है, तो हमें उसकी कंडीशन एक तरीके से माननी ही पड़ेगी, सहना पड़ेगा। यिंग वुशी ने एकदम देखा, फिर वो चुप रहा। उसके लिए अपना मेन बॉडी रेस्क्यू करना ही सबसे ज़रूरी था, इसके लिए वो रीजनल वॉल क्रॉस करना पड़ेगा, और फ्रैंगिमान के पास और तरीके थे, उसके फिक्स समर ट्रैवल का ऑलमोस्ट नेसेसरी था।
यानी ये जो फेंग युआन है, ये जिसकी बॉडी है अभी, यानी इस बॉडी के अंदर यिंग वुशी है। यिंग वुशी कहेंगे यार, फेंग युआन ही क्या बोले। यिंग वुशी को देखो ज़रूरत है फिक्सेबल ट्रैवल की, साथ में ये जो लाइट ऑफ वाली है ना, इमोरियल एरा की जो लाइट है जिससे फिक्सेबल ट्रैवल रिफाइंड होगा, इसको ये ज़रूरत है। ये दोनों चीज़ें इसे चाहिए ही चाहिए। लेकिन जो अपना फेंग युआन है उसको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो हम जानते हैं उसकी बॉडी का एक ट्रेट है जिसकी वज़ह से वो क्रॉस कर सकता है रीजनल वॉल को। अब आगे देखते हैं, वो सोच रहा था अपना यिंगुशी स्प्रिंग ऑटम सिकाडा ऑलरेडी सील हो चुका है। लगता है हेवनली कोर्ट ने मेरी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। मैं सेंट्रल कॉन्टिनेंट में ज़्यादा देर रुक नहीं सकता। जैसे ही फिक्स मिडल ट्रैवल रिफाइंड होगा, मुझे तुरंत ही नॉर्थल प्लेन्स जाना होगा और लॉन्गेविटी हेवन से लक बोरो करनी होगी। शायद उसी पावर का यूज़ करके फेंगयुआन को भी ख़त्म कर पाऊँ। तब यूँ कहता है, हाँ पर रुको, टाइम देखकर लगता है कि कल ही फेंगयुआन का अर्थली क्लेमिटी होगा और सवेनर इमॉर्टल फेटिश का जो क्लेमिटी है आसान नहीं होता। हेवेंस विल उसे डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकता, पर उसके जो अगेंस्ट होता है उसके अगेंस्ट अरेंजमेंट तो कर ही सकता है ना। ये जो क्लेमिटी आएगी इसके साथ वो पावर बढ़ा देगा। क्लेमिटीज और ट्रिब्यूलेशन साथ में ह्यूमन डिजास्टर भी ला सकते हैं, एक तरीके से ह्यूमंस के लिए तो खतरनाक होता ही है ना। क्लेमिटी तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है लेवल अप करने में। तो कह रहा है कि भले हेवेंस विल उसे कंट्रोल ना कर सके फेंगयुआन को, लेकिन भाई वो क्लैमिटीज़ को कंट्रोल करके फेंगयुआन की तो लगा ही देगा, फील्डिंग सेट हो ही जाएगी फेंगयुआन की। अब देखते हैं फेंगयुआन कैसे बचेगा। अब ये सीन खत्म होते ही हमें सीन दिखाया जाता है दूसरी तरफ, फेंगयुआन अर्थी क्लैमिटी फेस कर रहा है। फेंगयुआन ने आसमान में उतरते ही अंदर से सोचता, वापस मैं यहीं आ गया। उसके सामने बस सफेद आइसलैंड थी, हर तरफ बर्फ और स्टॉर्म थी। ब्लिजर्ड आइस इतना स्ट्रॉन्ग था कि स्नोफ्लैक्स आइसिस हवा में घूम रहे थे। ठंडी हवा से बचने के लिए फेंगयुआन ने मल्टीपल गोवम यूज करने पड़ रहे थे, और ये अभी भी नॉर्थन प्लेन्स था, पर बिल्कुल नॉर्थ एंड जैसा लग रहा था, जैसे कोई नॉर्थन आइस प्लेन बोलते हो ऐसी जगह आ गया हो। पहले यहाँ ग्रास लैंड था, पर एक बड़े-बड़े बैटल के बाद डिस्ट्रॉय हो चुका था सब कुछ। उसके बाद एक तरीके से रेकलेस सैवेज डीमन वल्नरेबल और इमोरियल डेसोलेट बीस्ट आइस फिनिक्स बनकर अपनी प्रोफाउंड आइस से पूरा का पूरा एरिया फ्रीज करके रिस्टोर भी किया था। इस प्लेन में हाई लाओला ने इमोरियल वो जो होता है ना इमॉर्टल एक्सेशन किया था, याद होगा, ये वही जगह थी जहाँ पे हाई चैंग और उसके साथ कुछ और बंदे भी आए थे, हाई लाओलान, फेरिलिशान और फेंगयुआन से पंगा लेने। और यहाँ पे हाई लाओलान इमॉर्टल बनी थी, वो जगह है। और फेंगयुआन की जो क्लैमिटी है वो स्टार्ट होने वाली है और इसी में स्टार्ट होगी। अब हम आगे देखेंगे कैसे और कहाँ पे होगी। अब स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आइसिस प्लान था ना, पहले यहाँ पे हाई लेवल इमॉर्टल बनी थी, क्योंकि यहाँ स्ट्रेंथ पाथ और ट्रांसफॉर्मेशन पाथ के रेकलेस सेवेज डिमन वनरेबल की ट्रू मीनिंग का प्रिजर्व्ड थी यहाँ पे। और जब ऐसे गु मास्टर यहाँ पे बनते यानी इमॉर्टल बनते हैं, तो दाव मार्क्स एक तरीके से रेसोनेट करते और आर्थिक क्लैमिटी के जरिए उनको गाइडेंस मिलता। फेंगयुआन के माइंड में उस वक्त की मेमोरीज फ्लैश हुई थी, जैसे कल की बात ही हो। पूरा सिचुएशन डिफरेंट था इस बार। फेरी लिशान मर चुकी थी, हाई लवलन ताइबा शेंग शायद उस फोर्स की वजह से अब बिट्रे कर चुके हैं फेंगयुआन को, और अब फेंगयुआन अकेला बचा था। फेंगयुआन सोचते हुए कहता है, स्ट्रेंथ और ट्रांसफॉर्मेशन पाथ मास्टर को ये ट्रू मीनिंग इन्फ्यूजन सिर्फ एक बार मिलता है इमॉर्टल बनने में, लेकिन मेरे पास किलर मूव इमॉर्टल ट्रिबुलेशन टेम्परेरिंग प्राइमेसी है। शायद मैं इसे दोबारा से रेप्लिकेट कर सकूं। ये रिस्की था क्योंकि उसने कभी ट्राई नहीं किया था, लेकिन लांग या लैंडस्पीड के साथ डिस्कशन के बाद उसे लग रहा था जैसे सक्सेस के चांस हाई हैं। उसने कंपेयर करा, हाई लेवल के पास ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मास्टर फिजिक थी, उसका इमॉर्टल बनना बहुत ही डेंजरस था। उसने इमॉर्टल ग्रू तक लॉस करके मतलब एक तरीके से बेयरली पास किया था अपने इमॉर्टल बनने वाले वो जो होता है ना पार्ट को। मेरे इमॉर्टल प्राइमेसी का क्लैमिटी उससे ज़्यादा टेरिफाइंग होगा। प्रेशर इमेंस था। नॉर्मली फेंगयुआन इतनी जल्दी ट्रिबुलेशन फेस नहीं करता। गो इमॉर्टल के पास मेथड्स होते हैं क्लैमिटीज डिले करने के लिए, मोस्टली टाइम पाथ के। टाइम स्लो करने के लिए ट्रिबुलेशन लेट आता, पर डाउन साइड ये है कि इमॉर्टल प्राइमेसी के रिसोर्स प्रोडक्शन बहुत ही लो हो जाता। एग्जाम्पल, लांग ब्लेस लैंड में पहले एक तरीके से ट्रिबुलेशन रिवर ऑफ टाइम की मॉडिफाई करके टाइम को स्लो करा गया था। वो मेथड लॉन्ग हेयर एंसेक्टर ने एक टाइम पर रिफाइन करा था। एक मतलब एक टाइम पाथ ग्रेट एक्सपर्ट से सीख कर रिफाइन करा था उस टाइम। फेंगयुआ ने सोचा, मेरे प्राइमेसी में रिवर ऑफ टाइम का ट्रिबुलेटरी बहुत ज़्यादा है, यानी बहुत बड़ा है। इस वजह से मुझे हर 2 महीने में ट्रिबुलेशन फेस करना पड़ता है। कल्टीवेशन फास्ट ग्रो होती है, रिसोर्स भी रैपिड बनते हैं, पर अगर एक भी ट्रिबुलेशन से मर गया तो सब वेस्ट है। इस कैलेमिटी के बाद मुझे ज़रूर टाइम पाथ मेथड ढूंढना होगा जिससे ये जो ट्रिबुलेशन है इसको मॉडिफाई कर सकूँ और थोड़ा सा डिले या कुछ कर सकूँ। पर वो सब फ्यूचर के लिए था। अभी इसके सामने एक तरीके से इमिनेंट कैलेमिटी खड़ा था। फेंगयुआन ने गहरी से सांस ली, बॉडी शेक हुई, उसका इमॉर्टल प्राइमेसी एक्टिवेट होने लगा। और प्राइमेसी जो था इमॉर्टल प्राइमेसी वो यहीं पर डिसेंड हुआ। फेंगयुआन की आंखों में मिस्टिकल लाइट चमकी, एक लाउड साउंड के साथ उसका विजन चेंज हुआ। अब वो अपने इमॉर्टल प्राइमेसी के अंदर आ चुका था।
पेट में लाइट आई और भाई गायब होके अपने प्राइमेसी के अंदर था, यानी अब फेस करने वाला कैलेमिटी को। ये प्राइमेसी 5 रीजन और 9 हेवन के बराबर इतना बड़ा था और खाली था। अभी उसने रिसोर्स ग्रो करना स्टार्ट नहीं किया था, सिर्फ गू वॉर्म्स स्टोर्ड थे। वो सब गू वॉर्म एक बड़े क्लाउड की तरह ही उसके आसपास फ्लाई कर रहे थे। नॉर्मली इमॉर्टल प्राइमेसी गू इमॉर्टल के अंदर होता है, लेकिन ट्रिब्यूलेशन फेस करने के लिए गू इमॉर्टल अपना प्राइमेसी बाहर वर्ल्ड में प्लेस करता है। तब इमॉर्टल का बॉडी अंदर चला जाता है और लैंड स्प्लिट होता है और अंदर फ्रीली मूव कर सकता है पर बाहर नहीं आ सकता। अभी फेंगयुआन की यही स्टेट थी कि भाई जो अपना ये जगह है, ये जो प्राइमेसी वो बाहर आ चुका है इस पूरे एरिया में, जो व्हाइट वाली जगह है पूरी की पूरी, और फेंगयुआन अंदर जा चुका है। प्राइमेसी बाहर से आइस पे डिसेंड हुआ था, स्पेस के अंदर इनविजिबल पॉइंट में लिंक हो गया। बाहर से देखो तो फेंगयुआन गायब था, जैसे वो हो ही ना हा। और ब्लिज़र्ड वैसे ही चल रहा था, सब लोग एक तरीके से नॉर्मल लग रहा था। लेकिन जैसे ही फेंगयुआन इमॉर्टल प्राइमेसी के एंट्रेंस को ओपन करा, पूरा सीन ही चेंज हो गया। ग्लेशियर एकदम शेक हुआ। हेवन एंड अर्थ क्यूआई एंडलेस स्टीम पे प्राइमेसी के अंदर घुसने लग गए। ब्लिज़र्ड और हिल पूरे क्यूआई में एकदम कन्वर्ट हो गए। फेंगयुआन का प्राइमेसी एक जायंट मॉन्स्टर जैसा बिहेव कर रहा था, जो अपना मुंह खोल के सारी की सारी एनर्जी को शक कर रहा था। ये क्यूआई फ्लो इतना वास्ट था कि पूरा प्राइमेसी एकदम हिलने लगा। साथ ही अंदर का रिवर ऑफ टाइम ट्रिबुलेटरी बाहर के रिवर ऑफ टाइम से फ्यूज होने लगा। रिजल्ट क्या हुआ? प्राइमेसी के अंदर का टाइम फ्लो बहुत ही स्लो हो गया और 5 रीजन के टाइम के बराबर ही क्लोज आ गया। फेंगयुआन ने इमॉर्टल प्राइमेसी को बाहर प्लेस किया था, जैसे लांग या ब्लेसलैंड भी एक टाइम पाथ एक्सपर्ट ने मॉडिफाई करके इस 5 रीजन के टाइम के बाहर कर दिया था। इससे लाइफ स्पैन और क्लैमिटी हैंडल करना इजी होता है। फेंगयुआन को फील हुआ कि क्लैमिटी आ रही है, क्योंकि टाइम यहाँ स्लो था, वो धीरे धीरे आती हुई लग रही थी। ये नॉर्मल था, हर कोई इमॉर्टल ऐसा फील करता है, जैसे एनिमल या अर्थक्वेक पहले ही रिएक्ट करते हैं वैसे ही लग रहा था। हेवन एंड अर्थ क्यूआई स्लो रेट में अंदर आ रही थी। फेंगयुआन शांत रहा, अपने गोवम ऑर्गेनाइज किए, बहुत सारे गोवम प्राइमेसी के बाहर भेजकर उसने अरेंजमेंट्स बनाए। थोड़ी देर में सब रेडी हो गया। उसने इमॉर्टल एसेंस इंजेक्ट करा और इमॉर्टल गो एक एक करके शाइन करने लगे। ब्राइट लाइट वेव होकर एक ह्यूज ब्लू इमेज बन गई। पूरा इमॉर्टल प्राइमेसी आइस प्लेन एरिया को कवर कर रहा था। इमॉर्टल किलर मूव, इमॉर्टल ट्रिबुलेशन टेम्परेरिंग प्राइमेसी। ये मूव बहुत ही कॉस्टली था, 10,000 से ज्यादा इमॉर्टल एसेंस चला गया। 10,000 से ज़्यादा, और 15 मिनट में से 60% एसेंस कंज्यूम भी हो गया। फेंगयुआन को याद आया कि लांग या लैंडस्पिट ने बोला था कि कॉस्ट प्राइमेसी के साइज पे डिपेंड करता है। लकीली उसके पास लांगिया से मिला एसेंस स्टोन था और हेवनली एसेंस ट्रेजर इंपीरियल लोटस था। अभी बोरो करना रिस्की था क्योंकि सस्पिशियस हो सकता था, पर अगर जरूरत होती तो लांग या उसका बैकअप था। और फिलहाल क्लैमिटी के लिए वेट करना था। 1 घंटे बाद क्लैमिटी डिसेंड हुई। इमॉर्टल प्राइमेसी शेक होने लगा। हेवन एंड अर्थ क्यूआई कोलाइड होकर एक मैसिव ब्लिजर्ड बन गई। अब पूरे प्राइमेसी में आइस वर्ल्ड जैसा क्रिएट हो गया। फेंगयुआन खुश हुआ कि ये जो कहता है कि ये क्या इमॉर्टल ट्रिबुलेशन टेम्परेरिंग, ये जो टेम्परेरिंग प्राइमेसी मेथड चल गया क्या, यानी जो मेथड उसने मांगा था वो चल गया क्या। ब्लिजर्ड के अंदर से एक के बाद एक स्नो मॉन्स्टर बनने लगे। फेंगयुआन कहता है स्नो मॉन्स्टर क्लैमिटी स्लैश। उसने फ्लाइंग स्वॉर्ड इमॉर्टल को लॉन्च करा और एक मॉन्स्टर के जो हेड था उसको भाई छेद डाला, और जो मॉन्स्टर था तुरंत ही हील हो गया और चार्ज वापस करने आया। स्नो मॉन्स्टर भी मड मॉन्स्टर जैसे और क्लाउड मॉन्स्टर जैसे ही थे, यानी कोर डिस्ट्रॉय किए बिना ये मरेंगे नहीं। सिर्फ स्वॉर्ड गू से काम नहीं चल रहा था। फेंगयुआन थोड़ा सा स्माइल करता है, कहता है पर अब मैं स्वॉर्ड पाथ किलर मूव यूज कर रहा हूँ। और मॉन्स्टर ग्राउल करते ही उसका पोर मेल्ट हो गया और कोलैप्स होकर सिर्फ स्नो का एक पाइल बन गया। स्वॉर्ड पाथ किलर मूव, स्वॉर्ड मार्क टारगेटिंग डेथ, ये वाला यूज कर रहा था, जिसकी वजह से क्या होता है जब भी कोई स्वॉर्ड किसी को लगेगी, भले वो कहीं पे भी लगे लेकिन दिल में या कहीं मेन पार्ट पे लगे, जिससे क्या होगा कि बंदा मर जाएगा, यानी टारगेट कर देगा डेथ को डायरेक्ट, यार कोर को टारगेट करेगा बंदा खत्म, है ना। सिंपल सा अटैक था और यही फेंगयुआन फेस कर रहा था। और शायद जो लांग या लैंड स्पीड है ना, उससे उसने ये मेथड मांगा था। ये जो इमॉर्टल प्राइमेसी को टेम्परेरिंग वाला जो मेथड है, इससे ये हो रहा है कि देखो बंदा क्या कर रहा है। अगर तुम कंफ्यूज हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। जब हुई मोटर ब्रेसलैंड में क्लेमेटी आई थी तो फेंगयुआन अंदर ही था, अंदर का सीन दिखा रहे थे। लेकिन ये जो क्लेमेटी आई है ना, ये फेंगयुआन के खुद के ब्लेसलैंड पे आई है, यानी फेंगयुआन वाला ब्लेसलैंड जो उसके अंदर है, तो उस ब्लेसलैंड में आई है। तो फेंगयुआन ने क्या मेथड यूज करा, अपने ब्लेसलैंड को अपने पेट से निकाल के भाई ने बाहर प्लेस कर दिया, ऐसी जगह पर जहां पे कभी ताइबा युनशंग या हाई लाओलान और फेरिलेशान यहाँ पे आए थे, हाई लाओलान का इमॉर्टल बनाने के लिए। ये उसी जगह पे आया है क्योंकि ये जगह सेफ है, इसलिए उसने बाहर अपना प्राइमेसी जो था इमॉर्टल प्राइमेसी प्लेस कर दिया है। बाहर आने पर ऐसा नहीं कि इतना बड़ा प्राइमेसी है तो इतने बड़े एरिया में फैल जाएगा, थोड़ा सा कवर एरिया करेगा लेकिन इतना भी नहीं करेगा।
और वहाँ पे उसने रख दिया और फेंगयुआन खुद अपने प्राइमेसी के अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद उसको कैलेमिटी आ रही है, लेकिन इसने एक मेथड यूज़ करा जिससे क्या हुआ कि एक ऐसा होल बन गया जिसकी वज़ह से रिवर ऑफ टाइम से और इसके प्राइमेसी से कनेक्शन बन गया, जिससे बाहर का वर्ल्ड और इसके अंदर का वर्ल्ड आपस में कनेक्ट हो गया रिवर ऑफ टाइम के थ्रू। जिससे ये हुआ कि जो बाहर का वर्ल्ड है, अंदर का वर्ल्ड है, दोनों कनेक्ट हो गए तो टाइम स्लो हो गया, बाहर के वर्ल्ड जितना ही टाइम हो गया अंदर का। अब जो ट्रिबुलेशन आ रहा है, जो भी कैलेमिटी आ रही है, उनकी स्पीड 0.5x या उससे भी कम में मान लो उतनी स्पीड में आ रहा है, यानी एकदम स्लो आ रहा है। तो फेंगयुआन अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज कर सकता है, प्रिपेयर कर सकता है, तब अटैक कर सकता है और आगे भी सोच सकता है कि क्या करना है। लेकिन इसके लिए भाई ने बहुत ह्यूज कॉस्ट पे करी है, 10,000 से ज़्यादा इमॉर्टल एसेंस वेस्ट करा। भाई सोच रहा था कि इससे मैं, इसके पास एक लोटस भी है अपने लैंडस्मिथ के पास, वो लोटस बोरो कर लूँ। लेकिन लोटस ले नहीं सकता था क्योंकि लोटस बहुत काम की चीज़ है, उस पूरे लोटस के ऊपर ही ये ब्लेस लैंड चल रहा था, लांगिया ब्लेस लैंड। तो ये चीज़ माँगना ट्रस्ट को तोड़ने जैसा हो सकता था, इसलिए उसने अभी नहीं माँगा। लेकिन एक सपोर्ट के रूप में इस ब्लेस लैंड की जो स्पिरिट थी, लांगिया ब्लेस लैंड, उसको रखा हुआ है, ताकि अगर कोई दिक्कत आए तो बोल सके। क्योंकि ब्लेस लैंड की स्पिरिट को भी पता है कि फेंगयुआन के ऊपर कैलेमिटी आ रही है, दिक्कत आ रही है। तो अब इसी के साथ एपिसोड करते हैं खत्म, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।